चलिए भाई, तो आज हमारा कौन सा लेक्चर है सेट्स का? लेक्चर नंबर 2 नहीं, लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 3 आज हमारा सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस का 3 भी नहीं बोलूँगा, 4th लेक्चर है शायद, 4th। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज हमारा 4th लेक्चर है ना सेट्स रिलेशन फंक्शंस का। यस सर। ओके, तो हम लोगों का जो सेट्स है वो कंप्लीट हो चुका है एंड क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई कर लिए हैं। ठीक है ना, कुछ 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 और अब हमें आज शुरू करना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है ना, सेट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 लेक्चर्स में सेट्स खत्म हो गया। पहले 2 लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स करे प्लस कुछ क्वेश्चंस करे, और लेक्चर नंबर 3 में हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चंस कर कराकर हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। एंड अब हम आज रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू करने वाले हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है CMA फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, तो आई होप CMA फाउंडेशन वाले बच्चे आज आए नहीं होंगे। वैसे आए नहीं है, मैंने देख लिया था, CMA फाउंडेशन वाला कोई भी नहीं आया आज। वेरी गुड। चलिए भाई, तो व्हाट आर रिलेशंस एंड व्हाट आर फंक्शंस, ये हमें समझना है। तो मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। देखो भाई, अगर एक सेट A है, एक सेट A है जिसके अंदर लेट से 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट सेट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय A क्या होगा? प्रोडक्ट सेट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय A। तो हम क्या बोलेंगे, अगर सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसको जो प्रोडक्ट सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, हमें पता है प्रोडक्ट सेट की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड A रिस्पेक्टिवली। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे? पहला तो बनेगा 1 1 1 1, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 2 1, 2 2, 2 3, फिर 3 1, 3 2 एंड 3 3। ये हमारे सारे क्या हैं? ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ऑफ प्रोडक्ट सेट A मल्टीप्लाई बाय A। A और A जो सेट है, इनका जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमने लिख दिए, और इनके सेट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट सेट। तो ये एक प्रोडक्ट सेट है। अगर इस प्रोडक्ट सेट का मैं कोई भी सबसेट बनाऊं, कोई भी सबसेट, ठीक है ना, तो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इनमें से कोई भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, ठीक है ना, 3 2 ले लिया, तो मैं बोल सकता हूं कि सेट B इज अ सबसेट ऑफ दिस प्रोडक्ट सेट। ठीक है ना, ये जो है एक सबसेट है ऑफ दिस प्रोडक्ट सेट। सबसेट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस प्रोडक्ट सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं सेट B इज अ सबसेट ऑफ दिस प्रोडक्ट सेट। तो एनी सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज सेड टू डिफाइन अ रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि B जो है, जो सेट B है, दिस डिफाइंस अ रिलेशन ऑफ A टू A, ऑफ A टू A। तो इसको हम रिलेशन बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं इट डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो एनी सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज सेड टू डिफाइन अ रिलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, यहाँ पे एक्स वाई लिखा है हमने, ए किया है, ए इज सेड टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर मैं बात करूं क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है? आंसर इज यस, ये रिलेशन एक फंक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं है। पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है 2, और तीसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3। क्योंकि ये तीनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट तीनों के डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन भी है। क्या बोल सकते हैं? कि ये एक फंक्शन भी है। तो सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज कॉल्ड अ रिलेशन, एंड एनी रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो ये रिलेशन भी है और ये एक फंक्शन भी है, और ये एक फंक्शन भी है। सेट B एक रिलेशन भी है, एक फंक्शन भी है। मैं सेट C बनाता हूँ। सेट C भी जो है वो इस वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है ना, सबसेट होगा। तो मैंने एक ले लिया 1 1, एक ले लिया 2 1, एक ले लिया 2 3, और एक ले लिया 3 2।
मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये रिलेशन है, आंसर इज यस, रिलेशन है क्योंकि ये एक सबसेट है ऑफ दिस प्रोडक्ट सेट, ये एक सबसेट है ऑफ दिस प्रोडक्ट सेट, तो एक रिलेशन है। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, आंसर इज, जल्दी बताएंगे आप लोग, क्या ये फंक्शन है, बताइए क्या ये फंक्शन है। ओके आशीष, हाँ जी बताइए क्या ये फंक्शन है, इज दिस अ फंक्शन, फटाफट बताइए, अरे कुछ तो बोलो भाई, क्या ये फंक्शन है? सर। नहीं, ये फंक्शन सर। नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है क्योंकि ये सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट, बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस रिलेशन के अंदर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है ना। तो सेट से किस तरीके से रिलेशन बनता है ये हमको पता चल गया। जो सेट होता है, सेट चैप्टर होता है, सेट चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट सेट के सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। और ऐसा रिलेशन जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हो और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो, उसको हम फंक्शन भी बोल देते हैं। तो सेट से बना रिलेशन, रिलेशन से बना फंक्शन, तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इस तरीके से उस चैप्टर का नाम पड़ा, ठीक है ना। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इस तरीके से इस चैप्टर का नाम पड़ा। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें सेट नहीं पता क्या होता है तो हमें प्रोडक्ट सेट का भी आइडिया नहीं होगा, प्रोडक्ट सेट का आइडिया नहीं है तो हम रिलेशन समझा ही नहीं सकते, रिलेशन बनता कैसे है, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है प्रोडक्ट सेट का, ठीक है। तो रिलेशन की जो चेन है वो टूट जाएगी, रिलेशन समझ नहीं आएगा, और रिलेशन समझ नहीं आएगा तो फंक्शन समझ नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो रिलेशन से ही बनता है, फंक्शन जो है वो रिलेशन से ही बनता है। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो उसको हम फंक्शन बोल देते हैं, और अगर सेम हो तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते। तो सी वाला जो सेट है ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका पहला एलिमेंट सेम है, 2 और 2, ठीक है ना, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। चलिए, यही डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पर, any subset of a product set xy is said to define a relation from x to y, and any relation from x to y in which no two different ordered pair have same first element is called a function. A function is represented as function such that x to y, function such that x to y, ठीक है ना, फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए जी, तो यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है ना, ये एक मान के चलो कोई प्रोडक्ट सेट रहा होगा, उस प्रोडक्ट सेट का सबसेट है, ठीक है ना, ये आप अज्यूम करो कि कोई प्रोडक्ट सेट रहा होगा उसका ये सबसेट है, तो हम मान के चलते हैं एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, क्योंकि एक सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट है तो ये रिलेशन तो होगा, ऑब्वियसली बात है रिलेशन तो होगा, बट क्या ये फंक्शन है, आंसर इज यस, क्योंकि इसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर है और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं है, इसका 1 है तो इसका 4 है। ये भी हम मान के चलते हैं कि सबसेट होगा किसी प्रोडक्ट सेट का, तो रिलेशन तो है, बट क्या ये फंक्शन है, आंसर इज नो, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दोनों में ही फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 और 1 है, तो ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है, नॉट अ वैलिड फंक्शन, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फंक्शन इज दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड बी मैप्ड टू वाई बट रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है ना। फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि एक्स का हर एक एलिमेंट y से जुड़ा हो, बट y का हर एक एलिमेंट x से जुड़ा हो ये ज़रूरी नहीं है। ये जो नोट है आपको समझ ऐसे नहीं आएगा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा ऑन दिस एग्जाम्पल, ये जो आपको डब्बा दिख रहा है इस एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। यहाँ से ये एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होता है बेसिकली, यहाँ से ये रहा एग्जाम्पल, तब आपको मैं इन चीज़ों को क्लियर करूँगा कि नोट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। हम सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ से नहीं समझने वाले, क्योंकि ये समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो समझना बहुत मुश्किल काम है, इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, एकदम लेमन लैंग्वेज में, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। सुनो भाई, फिर हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, फिर फंक्शन कंप्लीट होगा, रिलेशन शुरू हो जाएगा, रिलेशन कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखो भाई, एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है, आपको दो सेट दिख रहे हैं इसके अंदर, और वी कंसिडर द रूल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो फंक्शन है, फंक्शन वो क्या है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन को याद रखना, जो स्मॉल एफ होता है एफ से डिफाइन किया जाता है, तो जब भी एफ लिखा होगा स्मॉल एफ यानी कि एक फंक्शन है, और इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर,
अब अगर हम इस फंक्शन के अंदर सेट ए की जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को इनपुट डालें, इनपुट तो सेट ए की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। तो हम इस फंक्शन के अंदर जो एक्स जो इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट क्या डाल रहे हैं, इनपुट दिख रहा है पे, इनपुट लिखा है, इनपुट डाल रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं, 1 2 3 4। जब हमने 1 इनपुट डाला इस फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन ने क्या किया, जो भी इनपुट आया उसको स्क्वायर कर दिया। तो एक्स क्या है, इनपुट है, इनपुट को क्या किया, स्क्वायर कर दिया। एक्स क्या है दिख रहा है, एक्स क्या है, इनपुट है, इनपुट को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1। फिर 2 डाला, 2 का स्क्वायर इज 4। फिर 3 डाला, 3 का स्क्वायर इज 9। और फिर 4 डाला, 4 का स्क्वायर इज 16। तो आपको क्या दिखा कि x अगर इनपुट था तो fx आपका आउटपुट था। यानी कि fx क्या होता है, fx आउटपुट होता है, fx आउटपुट होता है। x अगर इनपुट है, f अगर फंक्शन है, तो fx जो है ये एक आउटपुट है। x अगर इनपुट है, f अगर फंक्शन है, तो fx क्या है, fx आउटपुट है। इनपुट और फंक्शन को जब हम मिला दें, इनपुट और फंक्शन को जब हम मिला दें तो हमारा आउटपुट निकल के आता है। यानी इनपुट को जब हम फंक्शन के अंदर डालें तो आउटपुट निकल करके आता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो x है, x जो इनपुट है, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को। x शुड बिलोंग टू सेट ए, x बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखो जो इनपुट है 1 2 3 4, ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4। और जो fx है, इट शुड बिलोंग टू सेट बी। आपको दिख रहा है सेट बी के अंदर 1 4 9 16 है, देखो 1 4 9 16 ही आ गया। तो fx शुड बिलोंग टू सेट बी, fx शुड बिलोंग टू सेट बी, fx बिलोंग्स टू सेट बी। दिख रहा है हमको, ये भी दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो x होता है, x इसको हम इनपुट बोलते हैं, पहली चीज़। इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, दूसरी चीज़। इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, तीसरी चीज़। यानी कि आपको ये जो x होता है इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। ये जो पहला सेट होता है, पहला सेट, पहले सेट से निकल के आता है इनपुट। इनपुट को हम x भी बोलते हैं, इनपुट को हम प्री इमेज भी बोलते हैं, इनपुट को हम डोमेन भी बोलते हैं। तो सेट ए को हम क्या बोलेंगे, सेट ए को हम बोलेंगे डोमेन है, डोमेन। सेट ए को हम क्या बोलेंगे, इनपुट है। सेट ए को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज है। सेट ए को हम क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यूज हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जैसे आप हो, आपका नाम घर पे हो सकता है कि स्कूल में कुछ हो, घर पे कुछ हो। अगर आपको किसी भी नाम से पुकारा जाए तो आप सुनते हो कि हाँ जी मुझे बुलाया जा रहा है। तो इसी तरीके से इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है ना। इनपुट भी बोल सकते हैं, प्री इमेज भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं, एक ही है, ठीक है ना। जब हम इन इनपुट्स को सेट बना करके लिखते हैं तो उसको हम डोमेन बोल देते हैं। जब इन इनपुट को सेट बना करके लिखते हैं तो उसको हम डोमेन बोल देते हैं। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट, जो पहला सेट है इसको हम डोमेन बोलते हैं। जो सेट बी है इसका भी एक नाम होता है और ये होता है कोडोमेन, कोडोमेन। तो डोमेन क्या है, सेट ए पहला सेट, और बी क्या है, कोडोमेन है। सेट बी क्या है, कोडोमेन है। सेट बी क्या है, कोडोमेन है। बट आपको एक चीज याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सेट बी जो होता है इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इनको हम इमेज भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, और एफएक्स भी बोलते हैं, और एफएक्स भी बोलते हैं, एफएक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इमेज भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं, और रेंज भी बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि ये जो कोडोमेन है यानी कि सेट बी और जो रेंज है ये एक चीज़ नहीं होती। बहुत बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि कोडोमेन और रेंज एक ही बात होती है। अगर हम रेंज देखें और कोडोमेन देखें तो इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है। रेंज क्या होता है, रेंज आउटपुट होता है जो इनपुट फंक्शन के अंदर डालने से आता है। रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है जो जो आउटपुट होता है जो इनपुट को फंक्शन में डालने से आता है। इस फंक्शन के अंदर मैं अगर इनपुट डालूंगा तो जो मेरा आउटपुट निकल करके आएगा उस आउटपुट को मैं इमेज भी बोलता हूँ, उस आउटपुट को मैं एफएक्स भी बोलता हूँ, उस आउटपुट को मैं रेंज भी बोलता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन एक बराबर एक जैसा हो, बिल्कुल देखने में इक्वल हो, बट ये बहुत ज़रूरी है कि रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये कोडोमेन के अंदर होने चाहिए, ये कोडोमेन के अंदर होने चाहिए। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, बट जो रेंज के अंदर एलिमेंट है वो कोडोमेन में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ बोली जाती है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है सबसेट होती है कोडोमेन की। तो रेंज के अंदर जो एलिमेंट है वो कोडोमेन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोडोमेन के अंदर
एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकते हैं भाई। जैसे कि देखो इस कोडोमेन के अंदर एक 25 एक एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा है, जिसका इस पूरे एग्जाम्पल में कोई यूज़ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इनपुट ही नहीं है जो इसको फंक्शन में डाले तो आउटपुट 25 है। हमारे पास इनपुट गिनती के 4 थे 1 2 3 4, और इन इनपुट्स को मैं इस फंक्शन में डालूंगा तो आउटपुट 1 4 9 16 ही आएगा, 25 नहीं आएगा। अगर इनपुट हमारे पास एक और होता 5, तो फिर हमारा जो आउटपुट है वो 25 भी होता। इन दैट केस हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती। रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है, रेंज कोडोमेन से छोटी भी हो सकती है, बट रेंज कोडोमेन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि कोडोमेन कभी भी रेंज का सबसेट नहीं बन सकता, रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट रहेगी। रेंज कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है जो इस केस में है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। अगर हमारे पास एक और एलिमेंट होता 5, तो यहाँ पर एक और आउटपुट आता 25, तो रेंज में एक और एलिमेंट आता 25। अब देखो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है। फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं कि हियर रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इम्प्रॉपर सबसेट, रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज जो होती है वो कोडोमेन की सबसेट होती है, प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर भी हो सकती है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोडोमेन रेंज का सबसेट बन जाए, कोडोमेन रेंज का सबसेट बन जाए। रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होगी, यानी रेंज के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में होना बिल्कुल ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज के अंदर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो हमें इस एग्जाम्पल को देख के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई एक बार रिवाइज करते हैं। जो पहला सेट होता है जिसमें से हम इनपुट निकालते हैं उस सेट को हम डोमेन बोलते हैं। पहला सेट होता है जिसमें से हम इनपुट निकालते हैं, ठीक है ना, इनपुट डालते हैं फंक्शन के अंदर, उस सेट को हम डोमेन बोलते हैं। ये जो डोमेन होता है ये एक सेट होता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये एलिमेंट ही इनपुट बनते हैं, ये एलिमेंट ही इनपुट बनते हैं, और इनपुट एक फंक्शन के अंदर जाता है, एक फंक्शन के अंदर जाता है। फंक्शन को स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं। इस इनपुट को हम x भी बोलते हैं, इस इनपुट को हम प्री इमेज भी बोलते हैं, इस इनपुट को हम डोमेन भी बोलते हैं। और ये जो इनपुट होता है हमेशा फ्रॉम फर्स्ट सेट होता है, पहला सेट से आता है, ठीक है ना। और किसको बिलोंग करता है, इनपुट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। इस इनपुट को जो हम फंक्शन के अंदर डालते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम fx भी बोलते हैं, ठीक है ना, उस आउटपुट को हम fx भी बोलते हैं, उस आउटपुट को हम इमेज भी बोलते हैं। आप खड़े हो, आपके सामने एक मिरर है, ये आप हो, ये एक मिरर है, तो मिरर में आपको क्या दिखता है, आपकी इमेज दिखती है। मिरर में आपको आपकी इमेज दिखती है। अगर आप अपने आपको मिरर में देखोगे तो मिरर में आपको क्या दिखेगी, आपकी इमेज दिखेगी, ठीक है ना। तो इनपुट कौन हो, आप, और मिरर जो दिखा रहा है वो क्या है, इमेज है। मिरर जो दिखा रहा है वो क्या है, इमेज है, ठीक है ना। मिरर एक फंक्शन है और मिरर जो दिखा रहा है वो इमेज है। मिरर एक फंक्शन है और मिरर जो दिखा रहा है वो एक इमेज है, ठीक है ना। ऐसे समझना है इस चीज़ को। तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि इमेज क्या होता है, ठीक है ना। आप इनपुट हो, आप मिरर के सामने खड़े हो गए, मिरर एक फंक्शन है और मिरर जो आपको आउटपुट दे रहा है दैट इज़ योर इमेज, ठीक है ना। तो आउटपुट को इमेज भी बोलते हैं। ये हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करता है, सेकंड सेट यानी कि बी सेट से बिलोंग करता है, और इसको हम रेंज भी बोलते हैं। ये जो आउटपुट होता है इसका अगर हम सेट बना दें तो इसको हम रेंज भी बोलते हैं। रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है, रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। बट अगर रेंज और कोडोमेन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो बोलेंगे रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, इक्वल सबसेट भी हो जाएंगे, तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऑल्सो ऑल कोडोमेन्स आर नॉट रेंज। जरूरी नहीं कि सारे के सारे कोडोमेन रेंज हो, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कोडोमेन रेंज के बराबर हो, ठीक है ना। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन बट इट इज़ नॉट ट्रू कि हमेशा सारे कोडोमेन रेंज के बराबर हो। चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखने की बता रहे थे, इमेज क्या होती है बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। डोमेन रेंज फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है बताने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, ठीक है ना। अगर ये इमेज है तो ये प्री इमेज है, यानी आप कौन हो, आप प्री इमेज हो, और आपको शीशे में जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ योर इमेज, ठीक है ना। तो इमेज और प्री इमेज,
इमेज यानी कि आउटपुट, प्री इमेज यानी कि इनपुट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप समझो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फंक्शन इज दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड बी मैप्ड टू वाई, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, सेट ए के अंदर जो वैल्यूज इनको एक्स बोलते हैं। एक्स क्या है हमारा एक्स क्या है हमारा 1 2 3 4, और वाई क्या है हमारा वाई, ठीक है ना। या फिर वाई नहीं बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे, एफ एक्स बोल लो, या सेट बी की वैल्यूज बोल रहे हो, आउटपुट बोल लो, कुछ भी बोल लो, वाई बोलना वाई भी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा आउटपुट, तो क्या बोल रहे हैं, एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड बी मैप्ड टू वाई बट रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब देखो, अगर हम सेट बी को यहाँ पे लिखो, सेट बी को यहाँ पे लिखें, सेट बी को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कोडोमेन, 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 जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ। तो कोडोमेन क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। क्या बोलता है नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शन इज दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड बी मैप्ड टू वाई, यानी हर एक एलिमेंट एक्स का जो है वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हो वाई से, है यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 4 16 से रिलेटेड है, ठीक है ना। शुड बी मैप्ड टू वाई बट रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट हर एक वाई एक्स से रिलेटेड हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी एक्स के अंदर जितने भी इनपुट है इनका आउटपुट आना चाहिए, बट ऐसे आउटपुट हो सकते हैं जिनका कोई इनपुट ना हो। बात समझ आ गई, तो बात समझ आ गई। दोबारा दूसरी लैंग्वेज में बोलता हूँ, हर प्री इमेज की इमेज होना ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर इमेज की प्री इमेज भी हो। दूसरी भाषा, एक और भाषा में सुनो, हर इनपुट का आउटपुट होना ज़रूरी है, बट हर आउटपुट का इनपुट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक ही चीज़ को 2 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल दिया, 2 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल दिया, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक इनपुट 5 हो बट उसका कोई आउटपुट ना हो, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इसको हम फंक्शन ही नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। कि अगर आपके पास इनपुट है उसका कोई आउटपुट नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड फंक्शन। बट ऐसा हो सकता है कि आउटपुट 25 है बट इसका कोई इनपुट ना हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ ये नोट बोलने की कोशिश कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शन इज दैट एवरी एलिमेंट इन एक्स, एवरी एलिमेंट इन एक्स शुड बी मैप्ड टू वाई बट रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। चलिए, अब हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना। हमने समझा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज कॉल्ड रिलेशन, एंड एनी रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शंस जो हैं वो 12 तरीके के होते हैं, रिलेशंस जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। तो 12 + 4 हमें 16 चीज़ों 16 चीज़ों को भी पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। 12 टाइप के फंक्शन और 4 टाइप के रिलेशन, तब जाकर के चैप्टर कंप्लीट होगा। तो स्टार्टिंग वाले जो फंक्शन हैं इनमें टाइम लगता है, पहले के 4। इसके बाद के जो फंक्शन हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं थोड़े थोड़े, फिर एंड के 1 2 फंक्शन हैं जिनमें टाइम लगता है। यानी कि देखा जाए तो आउट ऑफ 12 6 फंक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो टाइम लेंगे हमारा। रिमेनिंग 6 जो फंक्शंस है वो वेरी वेरी इजी हैं, और इन 6 के ही एग्जाम में आने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, इनके तो इतने नहीं होते, ठीक है ना। ओवरऑल वैसे मैंने आपको बताया था कि सेट रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है इसमें सेट्स की जो वेटेज है दैट इज 80%, और रिलेशन एंड फंक्शन की जो वेटेज है, रिलेशन एंड फंक्शन की जो वेटेज है दैट इज 20। यानी कि सेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू रिलेशंस एंड फंक्शन। और ओवरऑल इस चैप्टर की वेटेज मैंने आपको बताया था 2 से 3 नंबर की है, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि कितना सेट के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने रिलेशन फंक्शन के आ सकते हैं। मोटी मोटी बात, अगर 3 क्वेश्चन आए तो 2 सेट के होंगे, एक रिलेशन या फिर फंक्शन में से किसी एक का होगा। बट भाई ऐसी बूंद बूंद से सागर बनता है। कई बार बच्चों को लगता है कि इतनी कम वेटेज है चैप्टर की, छोड़ दो। अब सारे ही चैप्टर की वेटेज इतनी कम है, कोई भी पढ़ लो, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को छोड़ करके सारे चैप्टर्स की वेटेज 2 3 नंबर की है। तो ऐसे तो आप सारे चैप्टर छोड़ दोगे तो आपका मेजर कंटेंट छूट जाएगा मैथ्स का, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना तो सभी कुछ पड़ेगा। चलिए,
पहला है वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है वन वन फंक्शन? ऐसा फंक्शन जिसमें हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट हो। एक ऐसा फंक्शन जैसे यहाँ पे एग्जांपल में फंक्शन है 2x, फंक्शन है 2x, 2x मिरर है। तो इस मिरर में जब मैंने इनपुट 2 डाला तो आउटपुट, इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 2 आया, इनपुट 2 डाला तो आउटपुट 4 आएगा, इनपुट 3 डाला तो 3 2 का आउटपुट 6 आएगा, इनपुट 4 डाला तो आउटपुट 8 आएगा। तो एवरी इनपुट हैज़ अ डिफरेंट आउटपुट। क्या ऐसा हो रहा है कि एक ही इनपुट के दो आउटपुट अलग अलग आ जाए, या फिर दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट हो? ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पर। ऐसा तो नहीं हो रहा कि 1 का आउटपुट भी 2 है, 2 का आउटपुट भी 2 है, 3 का आउटपुट भी 2 है, ऐसा नहीं हो रहा। हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट हो, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है ना। वन वन फंक्शन, एक इनपुट, एक वन इनपुट बिलोंग्स टू वन आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट है, हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है, ठीक है ना। क्या लिखा है? इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी देन एफ इज सेड टू बी अ वन वन और एन इंजेक्टिव फंक्शन और मैपिंग। अच्छा याद रखना, मैपिंग वर्ड भी यूज होता है फंक्शन की जगह। कुछ लोग वन वन मैपिंग बोलते हैं, वन वन फंक्शन की जगह वन वन मैपिंग बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, वन वन मैपिंग भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग करना, मैप बना रहे हैं कि इससे ये कैसा आया, तो इसको हम बोलते हैं मैपिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग एक ही बात होती है। तो देखो एग्जांपल देखो यहाँ पर एक फंक्शन था, ठीक है ना, फंक्शन सच दैट ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो ये जो फंक्शन है 2x, इसके अंदर हमें इनपुट डालना है फर्स्ट सेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन डाला हमने, डोमेन में वैल्यूज, डोमेन की वैल्यूज 2x के अंदर पुट करी 1 2 3, तुम्हारा आउटपुट देखो 2 4 6 आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज क्या आ गई हमारी, रेंज, रेंज या इमेज, रेंज या इमेज या एफ एक्स क्या आ गया हमारा 2 4 6। इस क्वेश्चन के अंदर रेंज और कोडोमेन एक बराबर है, दिख रहा है आपको, रेंज और कोडोमेन एक बराबर है। तो हम बोल सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट एक प्रॉपर सबसेट नहीं है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है, बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब कोडोमेन के अंदर कोई एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा होता, लेट्स यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 नहीं होता, फिर हम बोल सकते थे ये एक परफेक्ट सबसेट है, बट अभी ये परफेक्ट सबसेट नहीं है, ठीक है जी। सबसेट तो वर्ड परफेक्ट नहीं है, प्रॉपर, परफेक्ट नहीं, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वन वन फंक्शन समझ आ गया होगा। वन वन फंक्शन और अच्छे से समझ आएगा थोड़ी देर में, अभी इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है वो उतना ही सोच पा रहा है जितना ही बताने की कोशिश कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आपका दिमाग अभी सोच नहीं रहा है, वो अभी थोड़ी देर में सोचेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, रुको। अगला देखिए, तो यहाँ पर वो कंटिन्यू किया, अगर मैं फंक्शन में वैल्यू 1 डालता हूँ तो आउटपुट 2 आता है, फंक्शन में वैल्यू 2 डालता हूँ तो आउटपुट 4 आता है, और फंक्शन में वैल्यू 3 डालता हूँ तो आउटपुट 6 आता है। ये आउटपुट भी बोल सकते हैं इसको, रेंज भी बोल सकते हैं इसको, इमेज भी बोल सकते हैं इसको, एफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ एक्स। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी एंड हेंस वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। इसलिए इसको हम वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। किसको, इसको, ये जो 2x का फंक्शन था इसको। अगला आ गया इनटू फंक्शन, अगला आ गया इनटू फंक्शन। इफ इन a to b there exist even a single element in b having no pre-image in a, then f is said to be an into function, then f is said to be an into function। अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन है x माइनस 2, ठीक है ना, ये है आपका इनपुट, ठीक है ना, ये है आपका इनपुट ए फंक्शन, और यहाँ पर आपका मैं आउटपुट लिखूंगा। तो फंक्शन क्या है x माइनस 2, फंक्शन क्या है x माइनस 2। तो मैंने इनपुट डाला 2 3 5 और 7, तो जब मैंने 2 डाला यहाँ पर तो आउटपुट आया 0, 3 डाला 1, 5 डाला 3, 7 डाला 5। बट आपको दिख रहा है सेट बी के अंदर एक और एलिमेंट है, दैट इज 7, दैट इज 7, और 2 0 से मैप हो रहा है, 3 1 से मैप हो रहा है, 5 3 से मैप हो रहा है, और 7 5 से मैप हो रहा है। ये सारे मैप हो रहे हैं, हर एक इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है। और एक चीज़ और हो रही है यहाँ पर, क्या, हमारे पास एक ऐसी इमेज है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इस फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, अब इस फंक्शन को मैं बोल दूंगा इनटू फंक्शन,
ठीक है ना। यहाँ पर देखो ज़रूरी नहीं है कि हर इनपुट का एक अलग आउटपुट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसी कोई ना कोई इमेज हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, और अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को मैं इनटू फंक्शन बोल दूंगा। If in A to B there exists even a single element in B having no pre-image in A, then f is said to be an into function. f is said to be an into function. तो यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखी गई है। एग्जाम्पल है, एक A है, एक B है सेट, और एक फंक्शन है x माइनस 2। तो f2, f3, f5 और f7 की वैल्यूज हमने 0, 1, 3, 5 निकाली। 0, 1, 3, 5। It is clear that f is a function from A to B. Here there exists an element 7 in B having no pre-image in A, so it is an into function. क्योंकि हमने जब मैपिंग करी तो B के अंदर एक एलिमेंट बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं थी, तो इस फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, इनटू फंक्शन बोल दिया। अब हम आते हैं अगले पर, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ आया कि वन फंक्शन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है, और इनटू की रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसी कोई ना कोई इमेज हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है ना। इन दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग। अब आते हैं हम ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन अपोजिट है इनटू फंक्शन का, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक भी ऐसी इमेज है जिसकी प्री इमेज ना हो तो उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें ऐसी कोई भी इमेज ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। एग्जैक्टली अपोजिट। इनटू क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ये बोलता है इनटू फंक्शन। और ऑन टू उसका एग्जैक्टली अपोजिट बोलता है, ये बोलता है ऐसी कोई प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, जिसकी प्री इमेज ना हो। ऑन टू बोलता है कि एक फंक्शन, वो एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई भी इमेज ऐसी ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन f इफ डिफाइंड फ्रॉम द सेट x to y is said to be an onto function if every element in codomain is mapped to some element in its domain। कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप हुआ हो। कोडोमेन के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम इमेज भी बोलते हैं, यानी कि हर इमेज मैप हुई हो डोमेन से। यानी कि हमें एक चीज़ समझ आ गई कि ऑन टू फंक्शन में हमेशा कोडोमेन और रेंज एक बराबर होगी, क्योंकि अगर रेंज के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो कोडोमेन के अंदर है बाय चांस, तो फिर वो एक ऑन टू फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। कोडोमेन क्या इमेज है, यानी हर एक इमेज को मैप होना ज़रूरी है, यानी हर इमेज की प्री इमेज होनी ज़रूरी है, और हर इमेज की प्री इमेज होगी, ठीक है ना। तो आपका कोडोमेन और रेंज एक बराबर होगा, ठीक है ना, हमेशा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे यही एग्जांपल देख लो, ये वाला यहाँ पर जो है, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 इनपुट है, 1 2 3 4 इनपुट है, और आपको जो फंक्शन है वो है -1 टू द पावर x, ये आपका फंक्शन है। मैंने 1 इनपुट डाला है यहाँ पे, तो -1 टू द पावर 1 आ गया, -1। मैंने 2 डाला यहाँ पर, -1 टू द पावर 2 आ गया 1, -1 टू द पावर 2 आ गया 1, -1 टू द पावर 3 आ गया -1, और -1 टू द पावर 4 आ गया 1। तो 1 को अगर मुझे मैप करना है तो -1 से करूँगा, 2 को मैप करना है तो 1 से करूँगा, 3 को करना है तो -1 से करूँगा, 4 को करना है तो 1 से करूँगा, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है इसमें आपको दिख रहा है कि हर इमेज की प्री इमेज है, तो इस फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन बोल दूंगा। क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन है? आंसर इज नो। 1 फंक्शन क्या बोलता है कि हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो डिफरेंट आउटपुट का दो डिफरेंट इनपुट का एक सेम आउटपुट है। अगर मेरा 1 है इनपुट और 3 इनपुट, तो आउटपुट कॉमन आ रहा है -1, तो इसको मैं 1 फंक्शन नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि 1 फंक्शन एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है, क्यों उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफरेंट को क्यों बोल्ड किया गया है। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी, तब नहीं आई होगी इतनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है -1 टू द पावर x, ये एक ऑन टू फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर इमेज की प्री इमेज है, बट एक 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट इनपुट्स पे एक सेम आउटपुट है। और वो क्या बोलते हैं कि ईच इनपुट हैव
शुड हैव डिफरेंट आउटपुट, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे ट्रू नहीं है। चलिए बात समझ आ गई हम लोगों को, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे कि देखो बी, ये जो सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और जो आउटपुट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। आपको दिख रहा है रेंज और कोडोमेन एक बराबर है यहाँ पर, और ऐसा हमेशा होगा, तभी वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। कोडोमेन और रेंज बराबर कब नहीं होती, जब कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट और हो, लेट्स यहाँ पे 2 हो, 2, और वो चीज़ यहाँ पर ना निकल के आए, तो अब क्या हो गया, अब क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास एक कोडोमेन है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन टू फंक्शन समझ आ गया। अब आते हैं बायजेक्शन। बायजेक्शन जो होता है ये दो फंक्शंस को मिलाकर बना है, 1 और ऑन टू वाला, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन को मिला दिया जाए, अगर मिला दिया जाए और इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर ले, तो उस फंक्शन को हम बायजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, दो, ईच एलिमेंट इन एक्स इज मैप्ड टू डिफरेंट एलिमेंट इन वाई, ये किसकी कंडीशन है, 1 फंक्शन की। हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट इन वाई शुड हैव अ प्री इमेज, और हर एलिमेंट इन वाई की प्री इमेज होनी चाहिए, हर आउटपुट का एक इनपुट होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए तो उस फंक्शन को हम बायजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब ये वाला जो फंक्शन था -1 टू द पावर x, ये ऑन टू फंक्शन तो था, बट ये 1 फंक्शन नहीं था, ये वाला जो फंक्शन था यहाँ पर हमने एक बनाया था, ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये अब ये वाला फंक्शन जो है, ठीक है ना, ये 1 फंक्शन है, बट ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 क्यों है, क्योंकि हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, 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 तो ये 1 फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कोडोमेन था 25 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं थी, बट 1 फंक्शन ये चीज़ की बात ही नहीं करता, वो ये चीज़ बोलता ही नहीं है कि ऐसा हो या ना हो, वो सिर्फ ये बोलता है कि हर इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, जो कि इसमें है, तो इसको हम 1 फंक्शन बोल सकते हैं। बट हम इसको ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी इमेज है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, और ऑन टू फंक्शन उस फंक्शन को बोलता है जिसमें हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये 1 तो है बट ये ऑन टू नहीं है, ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं है बट ऑन टू है। तो एक फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बायजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, जो कि ये रहा। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल में हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है, और ऐसा कोई आउटपुट नहीं है जिसकी इनपुट ना हो, जिसका इनपुट ना हो इस एग्जांपल के अंदर, इस वाले एग्जांपल के अंदर। तो ये 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, यानी कि ये जो एग्जांपल था यहाँ पे ये 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन का एग्जांपल है, यानी बायजेक्शन फंक्शन का एग्जांपल। तो देखो यहाँ पर वही सेम एग्जांपल कॉपी पेस्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको। फंक्शन जो है वो 2x है, a123 है, b246 है। देखो फंक्शन जो है वो 2x है, a जो है 123 है, b जो है वो 246 है। सेम एग्जांपल कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जब f1 f2 f3 की वैल्यूज डाली तो 2 4 6 आउटपुट है। दस fx इज 1 फंक्शन सिंस ऑल द इमेजेस इन b हैव अ प्री इमेज इन a एंड ऑल प्री इमेजेस आर मैप्ड टू ओनली 1 इमेज, ठीक है ना, यानी कि सब प्री इमेजेस की डिफरेंट इमेज है, पहली चीज़, और ऐसी कोई इमेज नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, दूसरी चीज़। तो ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये एक बायजेक्शन फंक्शन है। तो ये चार जो थे पहले के चार, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे समझने, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पर मैं एक एलिमेंट और डाल दूँ, टू, ठीक है ना, यहाँ पर मैं एक एलिमेंट और डाल दूँ, ये किसका एग्जाम्पल था, ये वाला ऊपर वाले का, इस वाले का। यहाँ पर मैं एक एलिमेंट और डाल दूँ 2, तो अब ये जो फंक्शन है ना, ये 1 फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट है, 1 नहीं है। ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई इमेज है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू क्या बोलते हैं, ऐसी कोई इमेज नहीं होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, और यहाँ पर ऐसी इमेज है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है इनटू फंक्शन, क्योंकि इनटू फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ऐसी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो ये फंक्शन अब एक एग्जांपल बन गया इनटू फंक्शन का, ठीक है ना, ना ही 1 है ना ही ऑन टू है, बट इनटू है,
क्योंकि देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज, तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है ना, तो मैंने आपको अलग अलग एंगल से एग्जाम्पल्स जो है इनको समझाया है, तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि वन वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और वन वन और ऑन टू का जो मिक्स ब्रीड होता है, मिक्स ब्रीड दोनों को मिला दिया जाए तो बाइजेक्शन फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो पहले के 4 फंक्शंस जो हैं जल्दी से बताइए, सारे बच्चे क्लियर है आप लोगों को? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सर सबको क्लियर है? एनी डाउट्स? भाई एक ही बच्चे का रिप्लाई आया, निशा का, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। करो भाई, बताओ मुझको। क्लियर सर। ओके, आर्यन भावना बोलते हैं क्लियर है। बाकी प्रभात, सौम्य, अक्षत, श्रुति, अखिल, काजल, ये सर क्लियर? ओके, चलिए अब हम थोड़े इजी वाले फंक्शंस पर आ जाते हैं। ठीक है ना, अब ये देखो अगले जो 3 है बहुत इजी फंक्शंस है, बहुत इजी है। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें जो इनपुट डालो वही आउटपुट आ जाए, जो इनपुट डालो वही आउटपुट आ जाए। जैसे कि x टू द पावर 1, ये एक फंक्शन है लेट से, इसमें अगर मैं इनपुट डालूंगा 1 या 2 या 3 या 4, तो आउटपुट भी क्या आएगा? देखो 1 टू द पावर 1 इज 1, 2 टू द पावर 1 इज 2, 3 टू द पावर 1 इज 3, 4 टू द पावर 1 इज 4। तो जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। वेयर डोमेन एंड को डोमेन आर सेम, वेयर डोमेन एंड को डोमेन आर सेम। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑलवेज 1 1 ऑन टू, और आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा 1 1 होगी और ऑन टू भी होगी। 1 1 भी होगी क्योंकि हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट होगा, और ऑन टू भी होगी। ठीक है ना, दैट इज इट इज ऑलवेज बाइजेक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा एक बाइजेक्शन फंक्शन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करता है। एक, ईच इनपुट हैव डिफरेंट आउटपुट, एंड नो आउटपुट इज देयर विच हैव नो प्री इमेज, कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, हर आउटपुट की एक इनपुट है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल देखो, एक फंक्शन है x, तो हमने डाला 1 तो आउटपुट आया 1, इनपुट डाला 2 आउटपुट आया 2, इनपुट डाला 3 आउटपुट आया 3। देयरफॉर fx इज एन आइडेंटिटी फंक्शन सिंस डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, क्योंकि डोमेन कोडोमेन सेम है तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। चलिए आगे देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हम इनपुट कुछ भी डालें बट आउटपुट एक सेम कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है, लेट से एक फंक्शन मैं बना देता हूँ 1 टू द पावर x, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। अब इसमें मैं इनपुट डालूंगा, ठीक है ना, या फिर हाँ 1 टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने एक बना दिया। अब मैं इनपुट डालूंगा 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 1 टू द पावर 1 1। मैं इनपुट डालूंगा 2 तो आउटपुट क्या आएगा? 1 टू द पावर 2 यानी कि 1, तो 1 ही आएगा, तो दोबारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट डालूंगा 3 तो 1 टू द पावर 3 1, इनपुट डालूंगा 4 तो 1 टू द पावर 4 1। यानी इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट एक कांस्टेंट ही है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, बहुत ईजी है, सुपर डुपर ईजी। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन भी बहुत ईजी था, अगर डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट एक सेम कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखो एक फंक्शन था 7, तो इसमें आप इनपुट 2 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 7। इनपुट 3 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 7, क्योंकि इनपुट जो होता है वो x होता है, फंक्शन के अंदर x का यूज ही नहीं हो रहा। अगर ये 7x होता ना तो ये चेंज होता रहता, बट ये सिर्फ 7 है। ठीक है ना, तो x की वैल्यूज जो है 2 2 3 5 7, ये पुट कहाँ करोगे? यहाँ पे कहीं पुट करने की जगह ही नहीं है, तो आउटपुट आपका हमेशा क्या रहेगा? 7 रहेगा। fx जो हमेशा 7 रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो हियर ऑल एलिमेंट इन a हैव सेम इमेज इन b, दैट इज 7। तो और इसकी रेंज भी क्या है? 7। और रेंज जो है वो देखो इस कोडोमेन का पार्ट है, दिख रही है, ये कोडोमेन है, इसके अंदर 7 आ रहा है, तो रेंज जो है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज 7 होती है और कोडोमेन का पार्ट ही नहीं होता तो एक वैलिड फंक्शन ही नहीं होता फिर यार। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 है और ये 7 आ रहा है।
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बिल्कुल बोल सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन समझ आ गया। अब आते हैं हम इक्वल फंक्शन पे। इक्वल हमेशा वर्ड यूज होता है दो चीज़ों को इक्वल करने के लिए। इक्वल साइन का कभी भी आप यूज़ सिर्फ एक वन साइडेड यूज़ के लिए नहीं करते हैं। इक्वल साइन का यूज़ हमेशा दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी इक्वल टू का यूज़ होता है, ठीक है ना। इक्वल टू दो साइड्स को इक्वल करता है। तो अगर इक्वल फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो फंक्शन होने चाहिए, तभी तो उन पर इक्वल कुछ कर सकते हैं। दो फंक्शन होने चाहिए, एक फंक्शन में इक्वल फंक्शन का कोई यूज़ ही नहीं है। तो इक्वल फंक्शन में दो फंक्शंस की बात की जाती है, एफ और जी। इक्वल फंक्शन वो फंक्शंस हैं जिनमें अगर हम इनपुट डालें सेम तो उनका आउटपुट भी है सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक फंक्शन है जी एक्स प्लस 2। इनपुट है a, आउटपुट है b, इनपुट है a, आउटपुट है b, ठीक है ना। अब मैंने इनपुट डाला 2 या फिर इनपुट डाला 1, दोनों जगह मैंने इनपुट डाला 1। तो जब मैं 1 इनपुट डालूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, आउटपुट क्या आएगा 3। 1 प्लस 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, आउटपुट आएगा 3। इनपुट डाला 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8। इनपुट डाला 2, 2 प्लस 2 4, 4 2 ज़ा 8। तो इनपुट डालो सेम तो आउटपुट भी आए सेम, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इक्वल फंक्शंस बोलते हैं। यानी कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर इक्वल बिकॉज इन पे जब हम इनपुट डालते हैं अलग अलग तो इन दोनों के जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगर इधर इनपुट डाला 1 तो आउटपुट आया 3, इधर भी इनपुट डाला 1 तो आउटपुट आया 3, इधर इनपुट डाला 2 तो आउटपुट आया 8, इधर भी इनपुट डाला 2 तो आउटपुट आया 8। तो अगर सेम सेम इनपुट डाले दोनों फंक्शन में तो आउटपुट भी दोनों के सेम सेम आए, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन बोलते हैं। वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा निहायत ही ईजी। चलिए तो देखो 3 कितने ईजी थे यहाँ पर, ठीक है ना। 12 में से 4 पहले के 4 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बट अगले 3 कितने ईजी थे। इसी तरीके से मैनी टू वन बहुत ईजी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जैसे अभी हमने देखा -1 टू द पावर एक्स, इनपुट डाला 1 तो आउटपुट आया -1, ठीक है ना। इनपुट डाला 2 तो आउटपुट आया 1, इनपुट डाला 3 तो आउटपुट आया -1, इनपुट डाला 4 तो आउटपुट आया 1। तो देखो मैनी टू वन यानी मैनी टू वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एक इमेज की डिफरेंट आउटपुट हो, एक इमेज की डिफरेंट प्री इमेजेस हो। आउटपुट कह रहा हूँ मैं गलती से, या ये बोल सकता है एक आउटपुट के डिफरेंट इनपुट हो। इस टाइप के फंक्शन को हम मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। मैनी टू वन A mapping f from x to y is said to be many to one even if a is not equal to b. In other words, if a given element of y may have more than one pre-image, if a given element in y may have more than one pre-image, but no element in x have more than one image, but x का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो, देन मैपिंग इज सेड टू बी मैनी टू वन। तो इस टाइप की मैपिंग को हम मैनी टू वन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलने की कोशिश कर रहे, ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना। -2 2 और 3 5 5 6 इनपुट ए था तो आउटपुट ए था, इनपुट ए था तो आउटपुट ए था, इनपुट ए था तो आउटपुट ए था। तो मैनी टू वन फंक्शन इसको बोल सकते हैं, मैनी टू वन फंक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि देखो इसके जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स तो क्या बनेंगे, -2 की मैपिंग 5 से हुई, फिर 2 की मैपिंग 5 से हुई और 3 की मैपिंग 6 से हुई। तो हमने क्या बोला, एक फंक्शन वो होता है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका पहला एलिमेंट सेम ना हो, तो 3 2 और -1 तीनों एलिमेंट सेम है, पहले तीनों एलिमेंट सेम है, तो इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बट अगर ऐसा हो जाता कि -2 की मैपिंग 5 से करी और -2 की मैपिंग 6 से भी कर दी, 2 की भी 6 से कर दी और 3 की भी 6 से कर दी, अब ये जो फंक्शन है ये एक वैलिड फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, जब आप इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे तो -2 की मैपिंग 5 से करी, -2 की मैपिंग 6 से भी कर दी, 2 की मैपिंग 6 से कर दी और 3 की भी मैपिंग भी 6 से कर दी, यही हुआ है।
अब यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर्स देखो तो ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका पहला एलिमेंट सेम है, तो क्या एक वैलिड फंक्शन है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो यही चीज ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? मे हैव मोर देन वन इमेज बट के बाद पढ़ना, नो एलिमेंट ऑफ एक्स, नो एलिमेंट ऑफ एक्स, नो एलिमेंट ऑफ एक्स, ये है एलिमेंट ऑफ एक्स, कैन हैव मोर देन वन इमेज, किसी भी एलिमेंट इन एक्स की मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हो गया 2 इमेज हो गई, -2 की 2 इमेज हो गई, 5 भी हो गई, 6 भी हो गई। अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। यानी कि 1 to many नाम की कोई चीज़ नहीं होती, many to 1 होता है जो होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों को लग सकता है ना, जैसे सर many to 1 है तो क्या 1 to many भी होता है? 1 to many भी होता है कुछ? तो आंसर इज नो, 1 to many जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ये होने लगे ना तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं है वो, फिर वो 1 to many अगर हो गया तो, ठीक है ना। जैसे कि -2 5, -2 6, तो इसको इसी को तो आप 1 to many बोलोगे, बट जब आप इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो -2, 5, -2, 6 दोनों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो गया, ये एक फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलिए, तो मैनी टू वन हमको समझ आ गया, ठीक है ना। इसमें कुछ सच है नहीं समझने वाला देखा जाए तो, बस ये बोल रहा है कि अगर डिफरेंट इनपुट के सेम आउटपुट होने लगे, डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट होने लगे तो उसको मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। अब जो आ रहे हैं दो, एक ये और एक ये है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। अगर फंक्शन से कुछ एग्जाम में आता है तो हाई चांसेस हैं कि वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सुपर डुपर ईजी है, सुपर डुपर ईजी। कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इसको गोली मारो, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ फीलिंग्स को समझना, फीलिंग्स एकदम ईजी है। आपको एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन 3x - 1, आपको जी एक्स भी दिया हुआ है, जी एक्स दूसरा फंक्शन जी एक्स, और वो कितना है x³ + 2, और आपसे पूछा गया कि fog3 निकालो या f(g3) निकालो। आपको क्या बोला गया? f(g3) निकालो, या फिर आपको बोला गया fog3 निकालो। बात एक ही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। f(g3), f(g3), ठीक है ना, बात एक ही है दोनों, f(gx) और f(gx) एक ही बात है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। आपको ये निकालना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, पहले तो ये समझ लो, f(g3) और f(g3) दोनों एक ही चीज़ है। ये जो o है इसका मतलब ऑफ ही है, और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब भी ऑफ ही होता है। तो f(g3), f(g3), ठीक है। चलिए, अब करना क्या है, ध्यान से समझना। आपको जो फंक्शन f वाला फंक्शन है, इसका जो इनपुट है, इनपुट यहाँ पर क्या है, x है। आपको जो इनपुट x है वो इनपुट अब यहाँ पे g3 डालना है, g3 आपको इनपुट क्या डालना है, g3। यानी आपका ये वाला जो फंक्शन है इसमें जो x इनपुट है तो आपका आउटपुट आता है 3x - 1। तो अगर ये जो इनपुट है इसको मैं g3 कर दूँ, g3, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा ये जानना चाहता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इनपुट g3 डालना है तो पहले तो देखो भाई g3 है क्या, g3 है क्या। तो gx अगर ये है तो g3 क्या होगा, 3³ + 2, 3³ + 2 यानी कि 29। यानी कि मुझे सिंपली क्या करना है, अगर मैं बोलूं कि g3 मेरा 29 है तो मुझे f(29) निकालना है, f(29), तो मुझे x की जगह 29 डालना है, तो 3 × 29, ठीक है ना, 3 × 29 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 29 -1, आंसर आ जाएगा आपका 86, ठीक है ना, 86, ये लो जी आ गया। तो आपका जो fog3 है वो कितना हो गया, 86 हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन होता ये, अभी क्या पूछ रहा था, फाइंड fog3, अगर पूछता फाइंड gov3, FOG3 की जगह GOF3 निकालने को पूछता तो क्या करते हैं, ठीक है ना। fog3 की जगह gov3 मांगता है तो क्या करते हैं, तो gov3 को पहले तो सुनो ऐसे भी लिख सकते हैं, G(f3), ठीक है ना। जैसे fog3 को f(g3) लिख सकते हैं, फिर gov3 को G(f3) लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सुनना, g एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसका इनपुट आपको f3 डालना है। g एक फंक्शन है, कहाँ है वो फंक्शन, ये रहा वो फंक्शन, ठीक है ना। g एक फंक्शन है,
जिसमें आपको इनपुट जो x है अभी उसकी जगह f3 डालना है। तो f3 अगर डालना है तो पहले f3 निकालना पड़ेगा। तो f3 क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -1, 3 3 9 -1 8 आ गया। यानी f3 अगर 8 है तो आपको g8 निकालना है, इसका मतलब यही हुआ g8 निकालना है। तो g8 में निकाल लो 8 का क्यूब प्लस 2, 8 का क्यूब इस 512 प्लस 2 इस 514। लो जी आंसर आ गया, ठीक है ना, 514 आपका आंसर आ गया, सिंपल। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि सुपर डुपर इजी होता है। बस आपको समझ आना चाहिए कि फॉग 3 का मतलब क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि फॉग 3 या एफ ऑफ G3 क्या चीज़ है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर आपके लिए आपको ये मुश्किल लग सकता है कि भाई क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। बट एक बार आपको पता चल गया ना कि अच्छा इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ हमारी बुक में जो है, और आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ईजी है। देखो जैसे रहा 91st, ठीक है ना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फॉग एक्स इज, आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। यानी एफ जो फंक्शन है इसमें एक्स जो इनपुट है इसकी जगह आपको इनपुट क्या डालना है, जी एक्स। अच्छा जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर आप जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखो तो आपको एफ एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर एफ एक्स आपका एक्स प्लस 3 है तो एफ एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। लो जी आंसर आ गया, ए ऑप्शन। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा ये। उसी तरीके से देखो 96, अगर आपका एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस 3 है, जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो गॉफ एक्स कितना होगा, गॉफ एक्स मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो जी जो फंक्शन है, जी जो फंक्शन है इसके आगे एक्स की जगह आपको एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 3 है, तो जी ऑफ एक्स प्लस 3 निकालना है आपको बेसिकली, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 3, तो जी ऑफ एक्स प्लस 3 निकालना है। जी ऑफ एक्स प्लस 3 क्या होगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3 लिखेंगे, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ए ऑप्शन आ गया, है ना, सुपर इजी, एकदम एकदम बच्चों वाले होते हैं यहाँ, बस पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है ना। ऐसे देखो 100 वाला क्वेश्चन देखो, 100वां क्वेश्चन, अगर आपका एफ एक्स ए है, जी एक्स ए है, तो गॉफ एक्स कितना होगा, गॉफ एक्स मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, आपको निकालना है। तो जी जो फंक्शन है इसके आगे आपको एफ एक्स डालना है, जी जो फंक्शन है जी एक्स, इसमें आपको एक्स की जगह एफ एक्स डालना है। तो जी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तो जी जो फंक्शन था यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो अभी हमने किया था वैसे, ठीक है ना, ये भी यही था ऑलमोस्ट, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, क्वेश्चन भी सेम है क्या, गॉफ एक्स एफ एक्स एक्स प्लस 3 जी एक्स एक्स स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन ही सेम है दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों क्वेश्चन ही सेम है। ये वाला क्वेश्चन देखो 99th, फाइंड गॉफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यानी कि जी जो फंक्शन है इसके अंदर आपको एक्स की जगह एफ एक्स डालना है, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 में जो एक्स की जगह है ये आपको एफ एक्स डालना है, एफ एक्स कितना है, रूट ऑफ एक्स। तो देखिए जी रूट ऑफ एक्स निकालना है आपको, एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स की जगह रूट एक्स लिख दिया यहाँ पर, रूट एक्स, तो जी रूट एक्स निकालना है। तो जी रूट एक्स कितना आ जाएगा, 2 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से और भी होंगे फॉग एक्स जो गॉफ एक्स के, तो आप एक बार ट्राई कर लेना, कुछ भी नहीं करना होता इनके अंदर खास। चलिए, तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे, ये सुपर डुपर इजी है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स और उस फंक्शन के अंदर आप एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो और फिर भी ये इक्वल हो जाए, फिर भी दोनों फंक्शन इक्वल दिखें, एक जैसे दिखें, तो इन फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एफ माइनस एक्स निकालना है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको क्या दिख रहा है कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो जब भी आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं।
अगला देखो ऑड फंक्शन क्या होता है। आपके पास यहाँ पर अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स का क्यूब, यानी कि माइनस एक्स क्यूब। क्या एफ एक्स और एफ माइनस एक्स एक बराबर है? आंसर इज नो। ये एक्स क्यूब है तो ये माइनस एक्स क्यूब है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। बट अगर मैं जो एफ एक्स वाला फंक्शन है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। फंक्शन जो एक्स क्यूब है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, तो मान के चलो ये आपकी एक इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब आपको दिख रहा है कि माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये बराबर हो गया, दिख रहा है। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये माइनस एफ एक्स के बराबर है, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो ये जो फंक्शन था एफ एक्स, इसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड an odd function of x is called an odd function of x if f of minus x is equal to minus of fx, ठीक है ना। अगर ये चीज़ आप ट्रू प्रूव कर पाओ तो फंक्शन एफ एक्स जो है इसको हम ऑड फंक्शन बोल देंगे, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में सेम चीज़ दी हुई है, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो दोनों जगह कॉमन है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है। फर्क किस चीज़ का, यहाँ पे एफ एक्स लिखा है और यहाँ पे माइनस एफ एक्स लिखा है। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन इवन फंक्शन है, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑड इवन के भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ऑड इवन के भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, हम देख लेते हैं। ये रहा देखो 78th, इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर देन जी एक्स इज, तो जी एक्स जो है ये ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नन ऑफ दीज, कौन सा फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा कि भाई हम क्या करते हैं, जो जी एक्स फंक्शन है इसमें जी की वैल्यू माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। तो 3 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जी एक्स जो है वो 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, जी माइनस एक्स जो है वो भी 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब जी एक्स और जी माइनस एक्स एक बराबर हो जाए तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, खत्म। अब फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ टाइप्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि एक फंक्शन को इवन फंक्शन कब बोलते हैं, जब एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर हो, ठीक है ना। अच्छा ये जो सी ऑप्शन है ये ट्रू कब होता, अगर यहाँ पे इवन की जगह ऑड लिखा होता। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाले। चलिए तो आपका ऑड इवन भी खत्म हो गया, और अब आते हैं हम आखिरी इन्वर्स फंक्शन के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर जो है, मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है ये तो नहीं समझा रहा क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो नहीं समझा रहा, इसमें सिर्फ एक नोट है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, नोट है जो आप पढ़ सकते हो। इन्वर्स फंक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज वन वन ऑन टू फंक्शन। अगर आपके पास एक वन वन ऑन टू फंक्शन है उसी के अंदर आप इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। वन वन यानी कि हर इमेज की हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट हो, हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है, या फिर हर प्री इमेज की एक डिफरेंट इमेज हो, और ऐसी कोई भी इमेज ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है ना, ऐसी कोई भी इमेज ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, तो वो ऑन टू भी हो जाता है, यानी कि एक तरीके से बाइजेक्शन फंक्शन। एक होल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हम इन्वर्स फंक्शन जो है, इन्वर्स फंक्शन ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करेंगे जब एक बाइजेक्शन फंक्शन हमारे पास होगा। बाइजेक्शन फंक्शन का ही हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर एक ऐसा फंक्शन है जो बाइजेक्शन फंक्शन नहीं है तो उसका इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। इन्वर्स होता क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट अभी इतना समझ लो कि एक फंक्शन का बाइजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका इन्वर्स फंक्शन हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अभी निकालते कैसे हैं, इसके 3 सिंपल स्टेप है, 3 सिंपल स्टेप। यहाँ पे फंक्शन क्या है, मैं इसी का एग्जांपल ले लूँगा ना। टू एक्स,
एक फंक्शन है आपका 2x, ठीक है ना, एक फंक्शन है आपका 2x, एक फंक्शन है आपका 2x, ये इनपुट है 1 2 3 4। अगर मैं 1 इनपुट डालता हूँ इस फंक्शन के अंदर तो आउटपुट आएगा 2, 2 इनपुट डालता हूँ तो 4, 3 डालता हूँ तो 6 और 4 डालता हूँ तो 8। एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें इनपुट मैंने डाले 1 2 3 4 तो आउटपुट आए 2 4 6 8, एकदम ईजी। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बताना है, एक ऐसा फंक्शन बताना है जिसमें अगर मैं ये इनपुट डालूं तो मेरा ये आउटपुट आए, और उस फंक्शन को मैं बोलूँगा इस फंक्शन का इन्वर्स, इस फंक्शन का इन्वर्स, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर मैं इनपुट डालूँ 2 4 6 8 2 4 6 8 और आउटपुट आए 1 2 3 4, आउटपुट आए 1 2 3 4, तो ऐसे फंक्शन को मैं बोलूँगा ये ओरिजिनल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो आपको एक ये समझ आ गया होगा कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। अब इन्वर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं ये समझो, ठीक है ना। अभी तो बहुत इजी, आप निकाल भी लोगे, बहुत इजी है, आप ऐसे भी निकाल लोगे कि ऐसा कौन सा, ऐसा क्या लिखूँ मैं फंक्शन की जगह कि अगर मैं ये डालूँ तो आउटपुट ये आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा सर x/2 लिख लो, x/2, तो आप जब 2 डालोगे यहाँ पर तो 2/2 1 आ गया, फिर 4/2 2 आ गया, 6/2 3 आ गया एंड 8/2 4 आ गया। तो ये तो आपको बहुत ईजिली दिख रहा है यहाँ पर वैसे देखा जाए तो, ठीक है ना। बट अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है 2x की जगह कुछ और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है इसका, तो फिर कैसे करते हैं, तो इसके लिए स्टेप्स पता होने चाहिए। तो देखो स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप होता है, 3 स्टेप में हो जाता है काम, 3 स्टेप में। पहला स्टेप होता है लेट y इज इक्वल टू 2x, ये जो फंक्शन है 2x इसको अज्यूम कर लो लेट दिस इज इक्वल टू y, पहला स्टेप। स्टेप 2, अभी जो अभी आपका फंक्शन है ये y के टर्म्स में है, y के टर्म्स में मतलब कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर y है। अब कन्वर्ट इट इनटू टर्म्स ऑफ x, अब आपको इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x हो और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पर हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना, हम या फिर ऐसे समझो इक्वल टू के एक साइड पर x हो बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पर हो, ये होता है इन टर्म्स ऑफ x का मतलब। अब ये इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि इक्वल टू के एक साइड पर y और दूसरी साइड पर बाकी सारी वैल्यूज़ है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि इक्वल टू के एक साइड पर x हो बाकी सारी वैल्यूज़ एक साइड पर हो। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को उधर ले जाऊँगा तो ये y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो अब ये क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ x आ गया, क्योंकि इक्वल टू के एक साइड पर x है बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पर है, ठीक है ना। ये स्टेप 2 हो गया। और आखिरी स्टेप इंटरचेंज x एंड y, तो ये जो x और y है इनको अब इंटरचेंज कर देना है, ठीक है ना। तो y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो x/2 इज इक्वल टू y। तो अब ये जो फंक्शन आ गया आपका, ये है इन्वर्स फंक्शन, ये है आपका f इन्वर्स, ठीक है ना। अगर ये f था, अगर ये फंक्शन f था, f 2x था, तो f इन्वर्स जो है ये x/2 हो गया, f इन्वर्स जो है ये x/2 हो गया। अगर f 2x था तो f इन्वर्स क्या हो गया, x/2 हो गया। बस इतना सा ही होता है और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। बस ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो एक काम करेंगे, एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करके देखेंगे इनवर्स फंक्शन का, थोड़ा सा मुश्किल, ये तो बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे 93 क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आपको 95 क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। 94 क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये सारे इन्वर्स का ही हैं, ठीक है ना, सारे इन्वर्स के ही हैं। भाई 93 ट्राई करते हैं पहले। तो आपके पास f(x) है x², आपको f इन्वर्स निकालना है, f इन्वर्स। तो स्टेप 1 क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू x², ये होगा स्टेप 1। ये y के टर्म्स में, इसको x के टर्म्स में निकालो। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, y⁴ इज इक्वल टू x, ये जो पावर 2 है ये इस साइड ले गया तो ये 1/2 हो गया, लो जी x के टर्म्स में आ गया। अब x और y को इंटरचेंज कर दो, तो हमारा ये जो फंक्शन आ गया ये क्या आ गया, इन्वर्स फंक्शन आ गया, जिसको मैं √x भी बोल सकता हूँ। तो लो जी आंसर आ गया √x, वेरी इजी। अब 95th करते हैं। अगर आपका f(x) जो है
ये 1/1 माइनस एक्स है, तो पहला स्टेप तो क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग। अब इसको आप x के टर्म्स में निकालो, x के टर्म्स में। तो पहले तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y मल्टीप्लाई बाय 1 इज y एंड y मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो ये y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, ये वाला y इधर ही रहने दिया, ये वाला 1 इधर लेकर के आ गया, और ये वाई एक्स जो है ये इधर लेकर के आ गया, ठीक है ना। अब x इधर रहने देते हैं, ये वाला जो y है ये भी इधर ले जाता है, तो y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मेरा इन टर्म्स ऑफ x आ गया आंसर। पहले स्टेप में इन टर्म्स ऑफ y था, अब इन टर्म्स ऑफ x आ गया। और आखिरी स्टेप इंटरचेंज x एंड y, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये है इनवर्स फंक्शन। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको बी ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है ना। इतना ईजी है ये, एकदम सुपर डुपर ईजी, एकदम सुपर डुपर ईजी। चलिए, नथिंग इज हार्ड इन दिस चैप्टर, एवरीथिंग इज सुपर सुपर ईजी, बस समझ आनी चाहिए चीज़ें। आइए जी, द इनवर्स h इनवर्स x व्हेन h x इज इक्वल टू log x बेस 10 इज। अब देखो, अगर आपको लॉगरिथम्स चैप्टर की एक प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होगा, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। बेसिकली मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रॉपर्टी log a बेस b इज इक्वल टू एक्स अगर है, तो आपको याद है वो एक प्रॉपर्टी, जब ये a जो है ये किक मारता है, किक मारता है, और ये जो a है log a, ये क्या है, ये गुंडा है, ये किक मारता है और अपने आसपास से सबको हटा देता है। तो a पहले log को किक मारता है, तो log जो है वो इस पूरी इक्वेशन से गायब हो जाता है। फिर a जो है वो b को भी किक मारता है, बट ऑन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। log को उस डायरेक्शन में मारता है, तो log जो है इक्वेशन से बाहर हो जाता है। b को इस डायरेक्शन में मारता है किक, तो a अकेला रह गया। b जो है वो टकराया किससे, x से जा करके, तो b जो है वो x की जगह आ गया और x ऊपर पहुंच गया, x जो है वो ऊपर पहुंच गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी आई होप आपको याद होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क क्या है, एफ एक्स की जगह एच एक्स दिया हुआ है, बाकी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों को, एफ एक्स की जगह एच एक्स दिया हुआ है। तो मैं पहले स्टेप क्या करूँगा, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10, ठीक है ना। अब मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या करूँगा, पहले तो सुनो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log x बेस 10 इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, log x बेस 10 इज इक्वल टू वाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, x log को लात मारेगा, log बाहर, x 10 को भी लात मारेगा, x अकेला रह गया, और जो 10 है वो y से जाके टकराया और y ऊपर पहुँच गया। अब देखो, एक ही स्टेप में हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ x आ गया, जो इन टर्म्स ऑफ y था वो इन टर्म्स ऑफ x आ गया, सिर्फ एक स्टेप के अंदर। ये था इस क्वेश्चन का मेन स्टेप। और आखिरी स्टेप क्या होता है, इंटरचेंज x एंड y, तो y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। लो जी, आ गया हमारा इनवर्स फंक्शन, सुपर डुपर इजी, सुपर डुपर इजी। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सारे समझ आ गए, फटाफट बताइए। हमारा फंक्शंस जो चैप्टर है, फंक्शंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फंक्शंस वाला पार्ट कंप्लीट है, क्या फंक्शंस आपको समझ आ गया, बता दो भाई, बता दो। ओके, चलिए भाई, तो इजी चैप्टर था ये, इतना मुश्किल नहीं था। अब हमारा सिर्फ एक आखिरी पार्ट बचा है, दैट इज रिलेशंस, ठीक है ना। फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा एक पार्ट बचा है, दैट इज रिलेशंस। चलिए, अब आपको है ना क्वेश्चंस ट्राई करना है। वैसे तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दिए आप लोगों को, बट स्टिल आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो ट्राई करना है, ठीक है ना, फंक्शंस के। वैसे तो आखिरी पेज के जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने सारे ही करा दिए हैं, देखा जाए तो। देखो, मैं 91st करा दिया, 92nd नहीं कराया, 93rd, 94, 95, 96 करा दिया, 97th नहीं कराया, 98th जो था फॉग एक्स, ये तो आप खुद ही कर लोगे भाई, फॉग एक्स निकालना है आपको, ठीक है ना, वही कॉम्पोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है, वेरी इजी। फिर 99, 100 मैंने आपको करा दिया, और 101 नहीं कराया। तो 3 या 4 क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आखिरी पेज के, ठीक है ना।
और इसके अलावा देखो 77 78 भी मैंने आप लोगों को करा दिया, ऑड इवन वाला, ऑड इवन फंक्शन वाला, ठीक है ना। तो बीच बीच में अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं, आपको ट्राई करने हैं खुद ही, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, ईजी है। चलिए अब हम आ रहे हैं रिलेशंस वाले पार्ट पर। समझो भाई, समझो, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। रिलेशंस का जो पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑल तो सिर्फ 4 टाइप के रिलेशंस हैं, बट जो 2 रिलेशंस होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये थोड़े ट्रिकी हैं, ठीक है ना। समझना इनको थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, देन a relation R from A to B is a subset of A into B. A relation R consists of the following. तो relation क्या होता है? सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट। वही चीज़ इसने यहाँ पर लिखी। फिर इसने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा जो कि बहुत मैथमेटिकल है, जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझने से अच्छा है कि हम इसको साधारण भाषा में समझ लें। इन अदर वर्ड, सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो ये जो मैथमेटिकली बोलना चाह रहा है वो एग्जैक्टली यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। और ये चीज़ हमने आज की क्लास के एकदम स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, एकदम स्टार्टिंग में जो हमने शुरू किया था, रिलेशंस एंड फंक्शन। एनी सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज सेड टू डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड एनी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है ना, हमने यहीं पे ये चीज़ क्लियर कर लिया था। चलिए, तो ये जो रिलेशंस का, हमें रिलेशन पता है क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ मेन फोकस करना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो रिलेशंस होते हैं 4 टाइप के। रिफ्लेक्सिव, जिसको हम इक्वल टू रिलेशन भी बोलते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो सबसे पहले तो हमने इनका प्रोडक्ट सेट बनाया, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ठीक है ना। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए। और इनका जो हमने जब इनको सेट के ब्रेसेस के अंदर लिखा तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट सेट बन गया। अब इसका कोई भी सबसेट अगर मैं निकाल करके लिखता हूँ, कोई भी सबसेट, तो वो एक रिलेशन है। तो देखो, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एलिमेंट प्रोडक्ट सेट को बिलोंग करता है, ये एलिमेंट भी प्रोडक्ट सेट को बिलोंग करता है, और ये एलिमेंट भी प्रोडक्ट सेट को बिलोंग करता है। तो ये एक रिलेशन है, एज इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी ओनली, प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी ओनली, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट वही वाले ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करता है जो प्रोडक्ट सेट के हैं। तो इसलिए एक रिलेशन है, ठीक है ना। एकदम ईजी, एकदम ईजी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आते हैं थोड़े मुश्किल पार्ट पर, थोड़ा मुश्किल पार्ट। पहला है रिफ्लेक्सिव या इक्वल टू रिलेशन। ये जितने भी रिलेशन है आपके चारों में सबसे ईजी है, और सेकंड और थर्ड जो है थोड़े मुश्किल है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव या इक्वल टू रिलेशन, आर रिलेशन कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर in a form of a comma a in product set a and b, then R is called reflexive. In reflexive relation A is related to itself. क्या बोला इसने? साधारण भाषा में, साधारण एक लेमन लैंग्वेज में समझो, जो आपका प्रोडक्ट सेट है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, और इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसका पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, यानी कि वो a कॉमा a फॉर्मेट वाले हैं जिनका पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमने क्या किया? एक R1 रिलेशन यहाँ पे बनाया था, एक R2 रिलेशन बनाया, और हमने क्या किया? हमने जो मेन आपका प्रोडक्ट सेट था इसके अंदर ढूंढा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जिनका पहला दूसरा एलिमेंट सेम है। तो इसका सेम था, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, और मैंने इन तीनों ही ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट के अंदर लिख दिया, और इसको मैंने बोल दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों बोल दिया? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो a कॉमा ए फॉर्मेट के हैं, जिनका पहला दूसरा एलिमेंट सेम है। अब ऐसे ही मैंने एक और रिलेशन बनाया R3, जिसमें मैंने 1,1 2,2 लिखा। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? लगता तो है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो a कॉमा ए वाले हैं, बट आंसर इज नो, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है a कॉमा ए वाले, सिर्फ 2 ही हैं, और हमें पता है ऐसे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक 3,3 वाला भी है,
और ये इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, एज इट डज नॉट कंटेन ऑल ए कॉमा ए पेयर्स। तो यहाँ पे जो ऑल है इस पर बहुत फोकस किया जाता है, आपके पास सारे ए कॉमा ए पेयर्स होने चाहिए, सारे ए कॉमा ए पेयर्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक और रिलेशन बना रहा हूँ R4, आप लोगों को मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आप लोग मुझे बताएंगे 1,1 2,2 1,2 2,3 3,3 3,1। बताइए ये जो R4 रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, जल्दी से बताइए। रिलेशन R4 जो है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, जल्दी बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, सभी के आंसर्स का। जो रिलेशन R4 है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सर नहीं है। ओके, एक आंसर आ गया, बाकी बच्चे बताएं। रिलेशन R4 जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो भाई नालायको, सब शांत बैठे हुए हो। नो सर। ओके, 2 आंसर्स आ गए। ओके, और 2 3 4 और आंसर्स आ गए हैं। देखो कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गलत दिया है। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो आपके पास ये है यहाँ पर डेफिनेशन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 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 इसके अंदर सारे के सारे ए कॉमा ए वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? क्या सारे के सारे ए कॉमा ए वाले ऑर्डर्ड पेयर है? आंसर इज यस। क्योंकि हैं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। या फिर तो कुछ बोलता ही नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा ए वाले पेयर्स ही होने चाहिए, या फिर तो कोई नहीं लिखा है इसके अंदर। ये सिर्फ ये बोलता है कि जो रिलेशन है उसके अंदर सारे के सारे ए कॉमा ए वाले पेयर होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा सिर्फ ए कॉमा ए वाले होने चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता आर कंटेन्स ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए कॉमा ए ओनली, ओनली लिखा होता तो फिर ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। बट यहाँ पे ओनली जैसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो बोलता है कि भाई एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे ए कॉमा ए पेयर्स हैं तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। तो क्योंकि इसके अंदर सारे ए कॉमा ए पेयर्स हैं तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमें क्या आइडिया मिला कि ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है ना, ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है ना, इनकी जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये जिस तरीके से बनाई गई है, जिस तरीके से बनाई गई है वो लोगों को कंफ्यूज करती है। जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ने भी कंफ्यूज किया यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तो सुपर डुपर कंफ्यूज करने वाले हैं, सुपर डुपर कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से समझने वाले हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपके पास सारे के सारे ए कॉमा ए पेयर्स दिख गए आपको, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी लिखिए, डजेंट मैटर। अगर ए कॉमा ए सारे पेयर्स हैं तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बाकी जाए बाहर में, बाकी सब कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना, सब कुछ लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 3 चीज़ होनी चाहिए, मुझे सिर्फ इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। चलिए अब आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर, ठीक है ना। क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर इफ देयर इज अ रिलेशन, ठीक है ना, देयर इज अ रिलेशन जिसके अंदर ए कॉमा बी पेयर है, देन उसके अंदर बी कॉमा ए पेयर भी होना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी पेयर है तो उसमें बी कॉमा ए पेयर भी होना ज़रूरी है। सिमेट्रिक रिलेशन यानी वर्ड आया है सिमेट्री से। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री क्या होता है? अगर आप शीशे को देखते हो, एक आईने को देखते हो, आईने में आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। ये जो इमेज होती है ये सिमेट्रिकल इमेज होती है, एक तो एक जैसी एकदम सेम दिखते हैं, आपके हाथ पैर आँख सब कुछ एक जैसा दिखेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको आपका राइट हैंड इसमें लेफ्ट हैंड होता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड राइट होता है, राइट हैंड लेफ्ट होता है, यानी जब आप इसमें देखते हो आप राइट हैंड उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा वो सामने वाला लेफ्ट हैंड उठा रहा है, और जब आप लेफ्ट उठाओगे तो आपको इमेज में दिखाई दे रहेगा कि अपना राइट हैंड उठा रहा है, ठीक है ना। कभी देखना इमेज में ऐसा, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। आपका आपका राइट जो है वो लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास एक रिलेशन है, जैसे कि R4 ले लिया हम लोगों ने, R4, अब इसके अंदर 1,2 है, ए कॉमा बी बोल सकते हैं 1,2 को, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट है, तो फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर 1A है और 2B है तो बी कॉमा ए क्या हो गया, 2,1, ये भी होना चाहिए। देखो ये भी है, ये भी है। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए।
तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन ये चीज़ सेटिस्फाई कर दे कि अगर उसके अंदर ए कॉमा बी पेयर है तो बी कॉमा ए पेयर भी होना चाहिए। इफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इफ जो है ना, ये इस पूरे डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इफ, जिस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। ठीक है ना, अभी इसको आपको मैं समझाऊंगा जब मैं एक अलग एग्जांपल लूंगा, तो ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, इफ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब R5 एक रिलेशन है, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इसके अंदर ए कॉमा बी पेयर है तो बी कॉमा ए भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है। R6 जो है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ए बी पेयर है तो बी ए भी है, बट इसके अंदर एक और ए बी पेयर है, ए बी एक और पेयर है, 1 3 है, और इसके अंदर 3 1 नहीं दिख रहा आप लोगों को। अगर 3 1 भी होता ना तो फिर सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता। अब देखो इसके अंदर ए बी तो है, देन बी ए बी होना ज़रूरी है, तभी वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। बट इसके अंदर देखो ये वाला ए बी था तो ये वाला बी ए बी था, ये वाला भी ए बी फॉर्मेशन ले रहा है तो बी ए फॉर्मेशन होनी चाहिए थी इसकी, वो है नहीं यहाँ पर, 3 1 है नहीं, तो फिर एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आपको अभी जो आइडिया लगा है सिमेट्रिक रिलेशन का, दैट इज ओनली 10%। आपको लग रहा है कि आपको पूरा सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ गया, बट मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ आपको सिर्फ 10% समझ आया। आपको अगर इसे 100% समझना है तो आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं, तब आपको ये पूरा 100% समझ आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल जल्दी से लिख लो। क्या लिखा है? सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, there is a pair a comma b belonging to a relation, then b comma a must also be there in relation r। ठीक है ना, वही चीज़ जो मैं हमने पीछे बोला कि अगर a comma b बिलोंग करता है किसी रिलेशन को, तो फिर उस रिलेशन के अंदर b comma a भी होना चाहिए, b comma a भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक डेफिनेशन है जिसको आपको लिखना है। फिर आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, ये पूरा एग्जाम्पल लिखना है जिसके अंदर एक सेट है ए, ठीक है ना, 1 2 3, तो इसको मैंने प्रोडक्ट सेट बना दिया विद इटसेल्फ, प्रोडक्ट सेट बना दिया विद इटसेल्फ, तो ए इंटू ए हो गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हमें बताना है कि ये सारे के सारे 1 से लेकर के 7 तक पहला रिलेशन है कि नहीं, अगर है, अगर रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, ये दो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है ना, दो चीज़ आपको बतानी है, पहला कि ये सब रिलेशन है कि नहीं, और अगर रिलेशन है तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। ठीक है ना, पहले इसे लिख लो जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सभी को, और लिख लो तो बता देना कि फिर लिख लिया। सभी के पास 1 2 मिनट है, सभी के पास 1 से 2 मिनट है। लिख लिया भाई? बता देना मुझे। फटाफट लिख लो, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है हम लोगों को। लिख लिया सर। ओके,
चलिए सुनो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या जो पहला एग्जाम्पल है 1,2, 2,1 ये एक रिलेशन है? आंसर इसका बहुत सिंपल है, हाँ जी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट ए एंड ए। ए एंड ए जो प्रोडक्ट सेट है इसी का सबसेट है। आपको दिखेगा कि 1,2 यहाँ पर है और 2,1 भी यहाँ पर है। तो एनी सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो रिलेशन तो है। अगला सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन है? तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से यस बोलेंगे और यस इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, क्या ये एक रिलेशन है? आंसर इज यस, क्योंकि 2 3 3 2 2 2 एंड 3 3 ये तीनों ही इसके अंदर है, यानी कि इट इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, तो रिलेशन तो है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 2 3 था तो 3 2 भी था, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 3 था तो 3 2 भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोलता है ये बोलता है कि अ रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन बट अगर उसके अंदर इफ अ रिलेशन कंटेन्स एनी पेयर इन फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी देन बी कॉमा ए मस्ट ऑल्सो बी देयर। अब यहाँ पर अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। अब क्या ये ए कॉमा बी है? आंसर इज नो, ये तो ए कॉमा ए है, ये भी ए कॉमा ए है, ठीक है ना। क्या बोलता है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, बट अगर उसके अंदर ए कॉमा बी आ गया तो फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हर रिलेशन, आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि हर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हमने बोला कि ये रिलेशन है, हमारा पहला सवाल क्या था, क्या ये रिलेशन है कि नहीं? अगर है तो मान के चलो एक सिमेट्रिक रिलेशन ही है, मान के चलो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर अब देखो क्या इस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है? हाँ, तो बी कॉमा ए है कि नहीं? अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है तो सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे ए कॉमा बी था तो बी कॉमा ए भी मिल गया, सिमेट्रिक रिलेशन रहा। फिर हमें एक और पेयर दिखा और एक और पेयर दिखा, बट ये ए कॉमा बी वाले पेयर्स नहीं थे। तो क्या ये नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा इस वजह से? आंसर इज नो, ये अभी भी सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, ये अभी भी सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, ठीक है ना। और अच्छे से समझोगे अभी, रुको। हमारे पास एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? आंसर इज यस। मैंने क्या बोला आपको कि अगर ये एक रिलेशन है तो मान के चलो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये क्या ये रिलेशन है? पहला सवाल, आंसर इज यस, क्योंकि इसके अंदर जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे के सारे मेन सेट से ही है, यानी कि इट इज अ सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट। तो एक रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन है तो मान के चलो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि हर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। आपको पहले ये अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है कि हर रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर देखो क्या वो ट्रिगर प्रेस हो रहा है, कौन सा वाला ट्रिगर? ए कॉमा बी वाला। ये इसलिए इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिगर प्रेस हो रहा है ए कॉमा बी वाला तो आपको चेक करना है बी कॉमा ए है कि नहीं। बट अगर ये इफ आ ही नहीं रहा, यानी कि ए कॉमा बी वाला पेयर आ ही नहीं रहा, तो ट्रिगर प्रेस ही नहीं हो रहा। क्योंकि ट्रिगर प्रेस ही नहीं हो रहा तो वो रिलेशन, क्योंकि हमने अज्यूम किया था सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक ही रहेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। यानी कि कोई भी रिलेशन आपको अज्यूम करना है इनिशियली कि वो सिमेट्रिक है, और अगर आपको उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी दिख गया तो बी कॉमा ए होना चाहिए, और अगर नहीं दिखा तो सिमेट्रिक रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्योंकि इसके अंदर ए कॉमा बी नहीं था तो क्या हमें बी कॉमा ए देखने की ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये रिलेशन हमने अज्यूम किया था कि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगला जो है ये एक सबसेट है ऑफ अ मेन सेट, बिल्कुल है। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। हम आपको याद होगा कि कोई भी सेट होता है उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है, हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था ये चीज़ कि कोई भी सेट है अगर उसका आप सबसेट बनाओगे तो एक सेट हमेशा एक एम्प्टी सेट भी होगा। तो क्या ये एक सबसेट है ऑफ दिस मेन प्रोडक्ट सेट? आंसर इज यस। तो क्या एक रिलेशन है? आंसर इज यस। रिलेशन है, क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है? आंसर इज यस। अज्यूम करेंगे कि अगर कोई भी रिलेशन कोई भी सेट रिलेशन बन रहा है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? आंसर इज यस। क्या इस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी पेयर है? नहीं। तो क्या हमें बी कॉमा ए चेक करने की जरूरत है? नहीं। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, ठीक है ना। अब आपकी आंखें और दिमाग खुला होगा,
ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था कि अब तक जो आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ आया यहाँ पर देख करके वो सिर्फ 10% है, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक इमेज बनी थी कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। बट आपको ये इमेज भी बनानी थी कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अगर उसके अंदर ए कॉमा बी पेयर नहीं है तो आपको बी कॉमा ए चेक करने की जरूरत नहीं है, वो रिलेशन सिमेट्रिक ही रहेगा। अब देखो अगला देखो, ये क्या है, ये एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट सेट है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ये वाला पूरा सेट है। अब इस सेट को यहाँ पर लिखो या फिर ए इंटू ए लिख दो, बात तो एक ही है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेसेस खोल करके पूरा का पूरा लिखा होता फिर ब्रेसेस क्लोज किए होते, या फिर मैं सिर्फ ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख दो, बात तो एक ही है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इस चीज़ से। अब ध्यान से सुनना, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये क्या सबसेट है, इसका आंसर इज यस, आंसर इज यस, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए कॉमा ए के ए मल्टीप्लाई बाय ए के अंदर है। मेन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, ठीक है ना। तो एक रिलेशन है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि क्योंकि रिलेशन है तो सिमेट्रिक रिलेशन है। एवरी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपको पहले अजम्पशन लेना है। फिर आपने पेयर देखे, ये 1,1 था, ये ए कॉमा बी नहीं लग रहा, ए कॉमा बी नहीं लग रहा, तो इसके लिए हमें बी कॉमा ए ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर ये आपको ए कॉमा बी लग रहा है, तो इसके लिए बी कॉमा ए मौजूद है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर ये ए कॉमा बी लग रहा है क्या, इसके लिए बी कॉमा ए मौजूद है, बिल्कुल है, ठीक है ना। फिर ये जो दिखा अगला आपको, ये ए कॉमा बी फॉर्मेट में ही नहीं था, तो इसके लिए बी कॉमा ए ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये 2,3 था, तो उसके लिए 3,2 देखना पड़ेगा, मिल गया। फिर आखिरी बचा 3,3, ये ए कॉमा बी पेयर है ही नहीं, तो इसके लिए बी कॉमा ए ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, आंसर इज यस, आंसर इज यस, एकदम इजी, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगला देखो, 1,2 था, 2,1 नहीं दिखा, 2,1 नहीं दिखा, 1,2 था, 2,1 नहीं दिखा, 2,3 था, 3,2 नहीं दिखा, 1,3 था, 3,1 नहीं दिखा। वैसे तो हमें 1,2 देखना, हमने देखा 1,2 है यहाँ पर, एक ऑर्डर पेयर है 1 2, तो 2 1 नहीं है। हम स्ट्रेट अवे सिर्फ ये चीज़ चेक कर करके बोल देंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, हमें इसका और इसका ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों मेहनत करें भाई इसका ढूंढने में, जब हमें दिख गया कि 1,2 का 2,1 नहीं है, तो स्ट्रेट अवे बोल दो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके से 1 2 2 1, 1 2 का 2 1 है, बट 1 3 का 3 1 भी होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब जल्दी से मुझे बताइए आप लोग कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ गया, फटाफट बताइए। यस सर। ओके, सबको आ गया, ओके, चलिए वेरी गुड, इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, बट अगर उसमें इफ़ आ जाए, इफ़ यानी कि ए कॉमा बी आ जाए, तो फिर ए कॉमा बी होना चाहिए, और अगर इफ़ आए ही ना, यानी ए कॉमा बी आए ही ना, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, ठीक है ना। ट्रिगर है, ट्रिगर, अगर ट्रिगर दब गया, ट्रिगर कब दबेगा, जब ए कॉमा बी वाला आपको पेयर दिख जाएगा, तो फिर आपको बी कॉमा ए भी चाहिए, ठीक है ना, फिर आपको बी कॉमा ए भी चाहिए। बट अगर वो ट्रिगर प्रेस ही नहीं हुआ, यानी कि ए कॉमा बी दिखा ही नहीं, तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा। बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ हम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। हम हर रिलेशन को अज्यूम करेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, हर रिलेशन को अज्यूम करेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, ठीक है ना, इफ अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर and b comma c also belongs to R, then a comma c must also belongs to R। अभी मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। अगर आपको 1 2 दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिगर नहीं प्रेस हुआ अभी, बट आपको 2 3 भी दिख गया, यानी कि जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर जिस चीज़ से एंड हो रहा था, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उसी से शुरू हो रहा है, उसी से शुरू हो रहा है। देखो अगर ए बी है तो और बी सी भी है, तो देखो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर बी से खत्म हो रहा था, दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर बी से शुरू हो रहा है, दिख रहा है आपको। अब ये ट्रिगर प्रेस हो चुका है, अब ये ट्रिगर प्रेस हो चुका है। इसमें जो ट्रिगर प्रेस होगा ना, वो दो चीज़ें चेक करने पर होगा। ऊपर ट्रिगर कब प्रेस हो रहा था, जब ए कॉमा बी दिख रहा था, तभी ट्रिगर प्रेस हो रहा था, तो आपको बी कॉमा ए चेक करना पड़ रहा था। यहाँ पे ट्रिगर प्रेस कब होगा, जब आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिख जाएंगे और एक ऑर्डर्ड पेयर का एंड वाला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का बिगनिंग वाला एलिमेंट होगा, तो जाकर के वो ट्रिगर प्रेस होगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ए सी है कि नहीं, यानी कि अगर 1 2 है और 2 3 भी है, अब 1 3 भी होना ज़रूरी है, तभी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, वरना फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे 1 3 नहीं होता फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अगर यहाँ पे 2 3 भी नहीं होता फिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है,
मैंने आपको क्या बोला कि अज्यूम करो कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? आंसर इज यस। फिर हम चेक करेंगे, ट्रिगर तो प्रेस नहीं हो रहा, हमने देखा 1 2 है, ट्रिगर प्रेस हुआ नहीं। ट्रिगर प्रेस कब होता? जब 2 3 भी होता, जब 2 3 भी होता तो ट्रिगर प्रेस होता, और अगर 2 3 होता फिर 1 3 का होना भी ज़रूरी था, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनता। बट अगर 2 3 ही नहीं है, ठीक है ना, और ये रिलेशन समझो एफ है, अब इसको ऐसे ही ले लो, इसके अंदर 1 2 है और 1 3 है, क्या ये अब ट्रांजिटिव रिलेशन है? आंसर इज यस, ये अभी भी ट्रांजिटिव है, ये अभी भी ट्रांजिटिव है। इसमें कोई चीज़ है नहीं जो ट्रांजिटिव रिलेशन बनने से इसे रोके। क्यों? ट्रिगर कब प्रेस होता है? जब इसका एंडिंग इसके बिगिनिंग के बराबर होता है। यहाँ पे 1 2 है, क्या यहाँ पे 3, क्या यहाँ पे 2 3 है? नहीं, यहाँ पे तो 1 3 है, यहाँ पे तो 1 3 है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन ट्रिगर प्रेस नहीं कर रहा। यहाँ पे ए बी है और ए बी है, ये भी ए बी है तो ये भी ए बी है, या फिर ये ए बी है तो ये ए सी है, ये ए बी है तो ये ए सी है। अगर 1 2 3 को ए बी सी मान ले, 1 को मान ले ए, 2 को मान ले बी और 3 को मान ले सी, तो यहाँ पे ए बी और बी सी नहीं है, यहाँ पे ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी है। जब ए बी और ए सी है तो ट्रिगर प्रेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये अभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। 1 2 और 1 3 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी चेक करना होता है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक जैसा ही है ट्रांजिटिव, बट वहाँ पर ट्रिगर प्रेस करने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर चाहिए था, ए कॉमा बी वाला, तो फिर आपको बी कॉमा ए ढूंढना पड़ता है, नहीं है तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। बट यहाँ पे ट्रिगर प्रेस थोड़ा लेट होता है। यहाँ पे ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी सी भी है तो अब दिक्कत है, अब ट्रिगर प्रेस हो चुका है, अब ए सी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे R8 है, 1 2 है, 2 3 है, ठीक है ना। और अगला देखो 3 3 है, 1 3 होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, बट ये 3 3 है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब 1 2 था, अभी तक ट्रांजिटिव है, 2 3 आ गया, अब ट्रिगर प्रेस हो चुका है, अब 1 3 होना ज़रूरी है तभी ट्रांजिटिव होगा, वरना ये नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये अगला जो था वो 1 3 नहीं था, ये 3 3 था, तो ये हो गया नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो ये अब इसकी डेफिनेशन वही सेम चीज़ लिखी है कि अगर a कॉमा ई बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी एक रिलेशन है जिसमें a कॉमा बी है एंड b कॉमा सी भी है, एंड b कॉमा सी भी है, देन a कॉमा सी भी होना जरूरी है, देन a कॉमा सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो एक रिलेशन था ए बी, फिर इसमें था बी ए बी था, बी ए था, ठीक है ना। क्या ट्रिगर प्रेस हुआ? आंसर इज नो, आंसर इज नो, ट्रिगर प्रेस नहीं हुआ। अगर ए बी है और ये बी सी होता तो ट्रिगर प्रेस हो जाता, ये बी ए निकला, फिर ए है और फिर बी बी है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ट्रिगर प्रेस ही नहीं हो रहा। अगर ए बी है और बी सी भी है तो ट्रिगर प्रेस होता, तो ए सी होना चाहिए था, बट यहाँ पे ए बी है और बी ए है, ठीक है ना, बी सी नहीं है, यहाँ पे बी सी नहीं है, तो ट्रिगर प्रेस नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर ए है, बी बी है, अभी भी ट्रिगर प्रेस नहीं हुआ, दिख रहा है ना आपको। तो इस पूरे में ट्रिगर प्रेस हुआ ही नहीं। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि हर रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर देखो, यहाँ पे ट्रिगर प्रेस हो गया, ए कॉमा बी आ गया, तो बी कॉमा ए था, बिल्कुल था, ठीक है ना, ट्रिगर प्रेस हो गया। बट हमने कंडीशन देखी सिमेट्रिक रिलेशन की कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। फिर हमने अगला देखा ट्रिगर प्रेस ही नहीं हुआ, तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। अभी तो हम सिर्फ ट्रांजिटिव की बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा। ऐसे देखो ए है, बी बी है, सी सी है, ये भी ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेशन है और हर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, आपको अज्यूम करना पड़ता है। बट आप फिर चेक करते हो इसमें ट्रिगर तो प्रेस नहीं हो रहा। ट्रिगर कब प्रेस होता है? जब ए बी और बी सी वाला पेयर होता है। यहाँ पे तो ए बी वाला पेयर ही नहीं है, तो बी सी वाला क्या ढूंढे, ठीक है ना। ए बी वाला ही नहीं है तो बी सी वाला क्या ढूंढे, और जब ए बी और बी सी दोनों ही नहीं है तो ए सी क्या ढूंढे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगला देखिए, सी ए है और बी सी है, सी ए है और बी सी है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? बताइए, इसका आंसर कौन देगा? थर्ड वाले का आंसर बताइए, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? बताइए, क्या सी वाला ट्रांजिटिव रिलेशन है? कौन देगा इसका आंसर? देखे जरा, क्या सी वाला ट्रांजिटिव रिलेशन है? एक ही बच्चे का आंसर आया और किसी का नहीं आया, बताओ भाई। नो सर, नो। 3 वाला ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। रीज़न सुनो क्या है। हमने क्या पढ़ा था कि एक सेट के अंदर जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता, यानी कि ये वाला सेट और ये वाला सेट एकदम बराबर है, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है ना। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो क्या इसका मैं ऑर्डर चेंज करके देख लूँ?
देखो मुझे है ना ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसका राइट मेरे पास नहीं है। मैं इन ऑर्डर्ड पेयर का जो वो है सीक्वेंस वो चेंज कर सकता हूँ, यानी बी सी को मैं लिखूंगा बी सी बट पहले लिख दिया, और सी ए को मैंने लिखा सी ए बट बाद में लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखना, बी सी है और सी ए भी है, क्या दिख रहा है आपको? जिस एलिमेंट पे ये ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो रहा है उसी पर ये शुरू हो रहा है, और ये दोनों सेम भी नहीं है, ये बी है और ये ए है। तो अब इसके अंदर है ना बी ए होना ज़रूरी था, बी ए होना ज़रूरी था, और बी ए इसके अंदर नहीं है। ये ट्रिगर प्रेस हो चुका है भाई, देखना बी सी था और सी ए भी था, तो बी ए होना ज़रूरी था, ठीक है ना। बोलता वो वहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना ज़रूरी है, यही बोलता है वो। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ए बी बी सी ही रहेगा, नंबर्स होते हैं यहाँ पर, तो नंबर्स होते तो ठीक है ना, ऐसे समझो अगर नंबर्स होते तो ए बी सी तो होता ही नहीं उसके अंदर, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। फिर आप इसको रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। रिलेट करने का तरीका ये है कि पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर जिस पे एंड होता है, दूसरा वाला उसी पे शुरू होता है, और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट डिफरेंट है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट डिफरेंट है, यानी कि इसका ट्रिगर प्रेस हो चुका है। ये बी पे खत्म हो रहा है, ये बी पे शुरू हो रहा है, और ये एलिमेंट अलग अलग है, ये ए है ये सी है, यानी कि ट्रिगर प्रेस हो चुका है। अब ये पहला वाला एलिमेंट और ये दूसरा वाला एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, इन दोनों का भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना ज़रूरी है, ए सी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी बी ए होना ज़रूरी था, यहाँ पे बी ए नहीं है, तो ये ट्रांसमिटिव रिलेशन भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको और आइडिया लग गया होगा बेटर। ये ट्रांसमिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है। क्यों है? ये एक रिलेशन है अनफिनिश्ड, एनी रिलेशन इज अ ट्रांसमिटिव रिलेशन जब तक उस पर ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा। ट्रिगर प्रेस हो जाता है तो उसमें हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, अगर हो गई सेटिस्फाई तो ट्रांसमिटिव रहता है, नहीं हुई तो नॉन ट्रांसमिटिव हो जाता है। यहाँ पे तो ट्रिगर ही प्रेस नहीं हो रहा भाई, तो क्योंकि ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा तो एवरी रिलेशन इज अ ट्रांसमिटिव रिलेशन, ये भी ट्रांसमिटिव है भाई। ट्रिगर प्रेस कब होता है? जब यहाँ पे बी सी बी होता, या बी डी भी होता, या बी के साथ कोई और एलिमेंट भी होता अदर देन ए, तो फिर वो ट्रिगर प्रेस हो जाता। यहाँ पे सिर्फ ए बी है तो ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा। बट अगर मैं बात करूँ क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आप सभी बोलेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर ए बी है तो बी ए होना भी ज़रूरी था, तो फिर ये सिमेट्रिक रिलेशन होता। सिमेट्रिक नहीं है। क्या थर्ड वाला सिमेट्रिक है? आंसर इज नो। अगर सी ए है तो ए सी बी होना ज़रूरी था, बी सी है तो सी बी भी होना ज़रूरी था, तो जाकर ये सिमेट्रिक होता। तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं होता। बट ये ट्रांसमिटिव भी नहीं है, ये ट्रांसमिटिव है, ये ट्रांसमिटिव है। और ऐसी अगले देख लेते हैं। ए बी है और ए सी है, ए बी है और ए सी है, ठीक है ना। अब क्या ये ट्रांसमिटिव रिलेशन है? आंसर इज यस। क्यों है? ध्यान से समझना। क्या ये बी और ये सेम है? मैंने क्या बोला कि जो दो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं है। फिर मैंने क्या बोला कि इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, यानी ए सी जो ऑर्डर्ड पेयर है बाद में था, इसको पहले लिख दिया, और ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर जो पहले था वो बाद में लिख दिया। क्या अभी भी ये दो एलिमेंट सेम है? नहीं, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पे बी ए हो रहा है और यहाँ पे सी ए हो रहा है, दोनों ही केसेस में ये कॉमन नहीं है, यानी कि वो ट्रिगर नहीं प्रेस हो रहा। क्योंकि ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा तो ये ट्रांसमिटिव रिलेशन रहेगा, ये रहेगा, और बिल्कुल उसी कंडीशन पे ये भी रहेगा। ये ए बी है और एक सी बी है, अगर मैं इनको आगे पीछे करके लिखूँ, देखो बी और सी तो अलग अलग है, बी और सी तो अलग अलग है, ठीक है ना। बट अगर मैं आगे पीछे करके लिख दूँ तो हो जाएगा सी बी और ये हो जाएगा ए बी। और आपको दिख रहा है कि अभी भी ये दो एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि अभी भी सेम नहीं है तो यानी ट्रिगर प्रेस हो ही नहीं रहा। क्योंकि ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा तो एवरी रिलेशन इज अ ट्रांसमिटिव रिलेशन, तो ये भी ट्रांसमिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशंस को समझना, इतना आसान नहीं है। जैसे सचमुच में भी रिलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सुना है ना आपको कि भाई रिश्तेदारी हमसे तो निभाई नहीं जाती भाई, ठीक है ना, कब किसको बुरा लग जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशन। तो यहाँ पर भी रिलेशन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है, ठीक है ना, यहाँ पे भी थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड ही है। बट अगर आपको एक चीज़ बेसिक समझ आ गया इसको तो बहुत ईजी लगेगा। बेसिक एकदम ईजी है कि कोई भी रिलेशन आपको अज्यूम करना है कि वो सिमेट्रिक और ट्रांसमिटिव है। कोई भी रिलेशन को अज्यूम करो कि वो सिमेट्रिक है और ट्रांसमिटिव है, और अगर उनका कंडीशन, अगर उनका ट्रिगर प्रेस हो जाता है तो फिर आपको कंडीशन चेक करनी पड़ती है। और अगर ट्रिगर प्रेस होता ही नहीं है तो उसको ट्रांसमिटिव और सिमेट्रिक रहने दो। उसे बोलो कि भाई तू ट्रांसमिटिव और सिमेट्रिक रहे तो खुश रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर तूने मुझे छेड़ा तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, तो तू पिटेगा या फिर तू नहीं पिटेगा। अगर तू नहीं पिटा तो ठीक है भाई, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अगर तू पिट गया तो हमारी दुश्मनी हो गई, फिर तू और तेरा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो इसको।
तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये छेड़ता कब है, ये छेड़ता कब है, जब ये कंडीशन को ये ट्रिगर प्रेस हो जाता है। अगर ए बी है और बी सी भी आ गया, यानी आपने सामने वाले बंदे को छेड़ दिया। जब तक नहीं छेड़ा तो आप खुश वो खुश, यानी आप सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन दोनों हो। आपने सामने वाले बंदे को छेड़ दिया, फिर हिसाब करना पड़ेगा भाई, फिर कंडीशन देखनी पड़ेगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक रहेगा, नहीं हुई तो फिर उसको आप सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर सिमेट्रिक क्या बोलते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए होना ज़रूरी है। इसकी एक ही कंडीशन है कि अगर आपको ए बी पेयर दिख गया, यानी पहला और दूसरा एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला और दूसरा एलिमेंट डिफरेंट है, तो उनका रिवर्स जो है वो होना चाहिए। अगर ये 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर ये 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए, अगर ये 98 99 है तो 99 98 होना चाहिए, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव जो है थोड़ा मुश्किल से, ये थोड़ा मुश्किल से इसमें ट्रिगर दबता है। इसमें आपको ए बी देखना है और बी सी भी देखना है, ए बी देखना है बी सी भी देखना है, यानी कि जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका दूसरा एलिमेंट और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, और दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो इसका ट्रिगर प्रेस होता है, यानी इसको गुस्सा थोड़ा लेट आता है, ठीक है ना। ए बी है और बी सी है तो इसे गुस्सा आ जाएगा, ये बोलेगा अब ए सी होगा तभी आगे बात बनेगी, वरना तो डील कैंसिल। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे मुझे, क्या आप लोगों को सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन समझ आ गया? जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ सबके आंसर्स का। बोलो भाई बोलो, फटाफट बोलो। मुझे किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, कुछ सुनाई सा नहीं दे रहा मुझे। यस सर। ओके यस सर। ओके 3 4 5। यस सर। ओके चलिए भाई इजी। आखिरी है इक्विवेलेंस रिलेशन, एकदम इजी है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इक्विवेलेंस भी होगा, यानी एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज वेल। बट इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन ऐसी होती नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इक्विवेलेंस होगा ही होगा, ये एक तरीका है इसको याद करने का। बट डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब जैसे आपका ए इंटू बी का ऑर्डर्ड पेयर था, तो अगर मैं इसमें से एक रिलेशन बनाऊं जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, तो रिलेशन क्या होगा? इट शुड कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कॉमा ए फॉर्मेट। अब ये रिलेशन क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रिगर ही प्रेस नहीं हो रहा, ए कॉमा बी वाला कोई पेयर ही नहीं है कि हम बी कॉमा ए चेक करें, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? आंसर इज यस, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी वाला कोई पेयर ही नहीं बन रहा कि हम चेक करें ए सी है कि नहीं। तो हमने क्या बोला कि हर रिलेशन अज्यूम करना होता है आपको इनिशियली कि वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। इसको भी हमने अज्यूम किया सिमेट्रिक है। क्या इसने सिमेट्रिक को गुस्सा दिलाया? क्या उसकी कंडीशन को वायलेट किया? नहीं किया। इसमें ए भी नहीं था तो बी ए चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सिमेट्रिक रहा, बिल्कुल रहा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है इनिशियली। फिर हमने चेक किया कि कई ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन तो वायलेट नहीं कर रहा, हमने देखा कि ए बी बी सी वाला कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, ए सी ही नहीं बन रहा, बी सी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, सॉरी, तो इसने ट्रांजिटिव रिलेशन का ट्रिगर भी प्रेस नहीं किया, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, क्योंकि ये रिलेशन तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक है ना। ये इसका ईजी है। बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस हो, ठीक है ना। तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन की एक अलग डेफिनेशन होती है कि रिलेशन विच इज ऑल थ्री साइमल्टेनियसली, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस ना हो? बहुत ईजी है, अगर मैं इसमें 1,2 डाल दूँ, 1,2 और डाल दूँ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज यस, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कॉमा ए फॉर्मेट। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आंसर इज यस। क्या ये सिमेट्रिक है? आंसर इज नो।
इसमें 1 2 था बट 2 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? आंसर इज यस, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ये वो ए बी बी सी वाला ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी बी सी वाला ट्रिगर प्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ट्रांजिटिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या इक्विवेलेंस है? आंसर इज नो, इक्विवेलेंस भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो तीनों चीज़ सेटिस्फाई करे वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस होंगे, ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो फिर भाई तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अलग से डिफाइन करने की। अगर सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस होते तो हमें अलग से इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बोलते कि भाई कोई चीज़ होती नहीं है, एक ही चीज़ होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाम की, इक्विवेलेंस को हम डिफाइन ही नहीं करते, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, और सिंपली एन इक्विवेलेंस। इक्वल टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्वल टू जो होता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आप बोलोगे सर इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन होता है मतलब, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एग्जाम्पल, इन अबव एग्जाम्पल R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R2 जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R2 ये रहा 1 1 2 2 3 3। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो द रिलेशन इज पैरेलल टू, ठीक है ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पैरेलल टू, इक्वल टू, ये दोनों ही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब, ठीक है ना। इक्वल टू और पैरेलल टू ये दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। क्यों? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब, ठीक है भाई। क्या हो गया? चलो भाई तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड ये मैंने आपको समझा दिया सब, ठीक है ना। ये मैं आपको बताने वाला था, इक्वल टू और पैरेलल टू ये कैसे होते हैं, ये मैं आपको, ये आप ट्राई कर लेना। वैसे आपसे होगा नहीं मुझे लगता है, मुझे एक बार एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। मीनवाइल आप लोग क्या करें, ये सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं सेट्स के 59 तक। आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों से अभी नहीं होंगे, ये वही हैं। इफ़ इक्वल टू क्या होता है, अभी तो आपको पता है कि इफ़ इक्वल टू एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना। बट ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। इफ स्मॉलर देन, इफ ग्रेटर देन, ट्रांजिटिव होता है, क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और इसी तरीके से इस पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू, रेसिप्रोकल, ये सारे कौन कौन से रिलेशन होते हैं, इस स्क्वायर ऑफ, ये कौन कौन से रिलेशन बनाते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बाकी ये है ये आप ट्राई करना, 60 67 68 एंड बाकी ये सारे जितने भी हैं 70 71 72 73 एंड ऑल अदर क्वेश्चंस, ये आपको सारे एग्जाम ट्राई करके आने हैं, ठीक है ना। एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, एंड नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।